हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो ये सीए फाइनल और सीएमए फाइनल दोनों के लिए अप्रोक्स 10 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इकलौता चैप्टर जिसकी वेटेज 10 मार्क्स है। सो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो अच्छे से करेंगे, इन डेप्थ में करेंगे। 2 पार्ट बनाए हुए मैंने। आज के पार्ट में हम देखेंगे सेक्शन 1 से लेकर 32 तक, जिसमें मोस्टली प्रोसेस जो होगा वो कंपनी को रिवाइव करने का होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रिलेटेड टू लिक्विडेशन। अगर रिवाइव नहीं हो पाती है तो फिर लिक्विडेट किया जाता है, वो आगे के सेक्शन है। सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 59 फॉर सीए फाइनल और 54 तक है फॉर सीएमए फाइनल। ओके, सो वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। आईबीसी 2016 में डेली अमेंडमेंट आती है, ऑलमोस्ट डेली चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आती हैं कि अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है कुछ दिन पहले और थोड़े दिन बाद पढ़ो तो ऐसा लगता है कि पूरा एक्ट ही बदल चुका है ये। ओके, सो इसलिए सारे अमेंडमेंट कवर किए हुए हैं मैंने इसमें। इन डेप्थ में करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आईबीसी। सो आईबीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आईबीसी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले जो एक्ट थे आरडीडीबीएफआई, बेसिकली इसको डीआरटी एक्ट कहते थे, और सरफाइसी एक्ट 2002, जो ये एक्ट होते थे ये भी यही काम करती थी। इसमें होता क्या था कि जो कंपनीज होती थी जो पे नहीं कर पाती थी, जो बैंक से लोन वगैरह ले लेती थी और उसको पे नहीं कर पाती थी, तो सरफाइसी वगैरह क्या होता था, सरफाइसी वगैरह में वो जो कंपनी पे नहीं कर पा रही है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, एक एजेंसी होती है जो बैंक को बोलती है कि आप अपना काम करो, हम रिकवरी करेंगे। तो फिर वो कंपनी के एसेट्स वगैरह ले लेती है और वो फिर बिडिंग करवाती है, सेल वगैरह करवा देती है वो एजेंसी। उसे सरफाइसी एक्ट में हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो ये प्रोसेस जो होता था ये इससे इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ये, और डीआरटी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, तो ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। इस वजह से आईबीसी लाया गया। आईबीसी कोड है। कोड मीन्स क्या होता है? कोड मीन्स सारे एक्ट वगैरह जितने भी एक्ट हैं उन सबको इकट्ठा करके कोड बनाया जाता है। दैट इज कोड। ये बहुत ब्रॉड टर्म हो जाती है, कोड मीन्स बहुत ब्रॉड टर्म हो जाती है, तो दैट इज आईबीसी कोड। अब इसका मेन मोटिव यही था कि पहले अगर जो कंपनियां हैं वो पे नहीं कर पा रही हैं तो उनको एक मौका दिया जाएगा उसे रिवाइव करने का, कि अगर वो कंपनी चल गई तो फिर वो पे कर देगी बैंक वगैरह के लोन्स वगैरह, और अगर नहीं कर पाई तो उसको फटाफट लिक्विडेट करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें फास्ट तरीके से जो भी प्रोसेस है वो फास्ट तरीके से हुआ है, तो आईबीसी इसलिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन पे शो करता हूँ आपको एक न्यूज़। द इंडियन एक्सप्रेस, बैंकिंग सेक्टर ग्रॉस एनपीए फॉल्स, मतलब जो बैंक एनपीए होते जा रहे थे वो उसमें काफ़ी गिरावट आई। आईबीसी हेल्प इन बेटर रिकवरी, बैंकिंग सेक्टर ग्रॉस एनपीए फॉल्स एज आईबीसी हेल्प इन बेटर रिकवरी। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आईबीसी के आने की वजह से काफ़ी अच्छे से रिकवरी हुई है। एनपीए वगैरह जो बैंक होते जा रहे थे वो बचते गए। कितनी रिकवरी हो गई देखो। आईबीसी, ये अभी पुराना ही है, अभी लेटेस्ट नहीं है, पर ये पुरानी देख लो। रिकवरी थ्रू द आईबीसी वॉज 70,000 करोड़ इन फिस्कल 2019। 70,000 करोड़ की रिकवरी की है आईबीसी ने। जो सरफाइसी वगैरह थे वहाँ पे कितनी हुई थी? 35,500, मतलब ऑलमोस्ट डबल की रिकवरी की है आईबीसी ने। तो कितना इफेक्टिव है आप यही सोच लो। आईबीसी बहुत बहुत असरदार है आईबीसी, और इसने काफ़ी इकोनॉमी में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, सो आईबीसी एक तो लोन वगैरह रिकवर करने में हेल्प करता है, और दूसरा लिक्विडेशन प्रोसेस में वाइंडिंग अप फटाफट करके कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर वो जो डायरेक्टर वगैरह हो वो अदर बिजनेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर वो उसी में उलझे रह जाएंगे तो फिर वो और कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आईबीसी में यही 2 चीज़ अच्छी है, दैट यहाँ पे फटाफट या तो कंपनी को रिवाइव किया जाता है, अगर कंपनी दोबारा से खड़ी हो गई तो लोन्स वगैरह पे कर देती है, बैंक एनपीए होने से बच जाते हैं। अगर नहीं कर पाई तो फिर बैंक उस कंपनी को या तो लिक्विडेट कर दिया जाता है, किसी और कंपनी टेक ओवर वगैरह कोई और कंपनी कर लेती है, तो उसके जरिए भी वो बैंक वगैरह के जो पेमेंट होती है, डेप्ट होते हैं, वो पे कर दिए जाते हैं और बैंक एनपीए होने से बचे। आप न्यूज़ में देखो 70,000 करोड़ 2019 में अप्रोक्स इतनी रिकवरी की है आईबीसी ने। तो कितना इफेक्टिव कोड है ये आईबीसी कोड। ओके, सो आप स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड प्रोविजन लाइक डीआरटी एक्ट, सरफाइसी एक्ट to deal with sickness arising out of the financial difficulties are being replaced by the IBC code। यही बोल रहे हैं, जो पुराने एक्ट वगैरह थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। अब आप देखो सरफाइसी में कितना 35,500 करोड़ इतनी रिकवरी हुई, बट आईबीसी में कितनी? 70,000 करोड़। तो आईबीसी बहुत इफेक्टिव है आईबीसी। ओके, next, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a bankruptcy law of India which seeks to be consolidate the existing framework by creating a single law। मतलब यहाँ पे जितने भी अलग अलग लॉ हैं, सरफाइसी है, डीआरटी है, उन सबको इकट्ठा करके एक आईबीसी कोड बना दिया गया है। यही अब मेन हेड है, यही मेन बॉस है। ओके, सो ये है पूरा प्रोसेस। एक बार प्रोसेस देखते हैं कि आईबीसी काम कैसे करता है, प्रोसीजर। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सेक्शन 32 तक कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। ऑलमोस्ट मैंने 9 पॉइंट्स में पूरी कहानी लिख दी है सेक्शन 32 की।
ये 9 पॉइंट्स आपको अगर रिवीजन भी करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत ईजी रहेंगे आपके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एप्ली फॉर इंसॉल्वेंसी सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन होता है? एनसीएलटी एंड डीआरटी। तो कहानी ये है कि जैसे कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, ओके, कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, यहाँ पे चार्ट से समझते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम 3 लोगों की बात करने वाले, एक तो कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? कंपनी। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? बैंक। और ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं? जो कंपनी को मटेरियल सप्लाई करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं अपने प्रोसेस की। तो कंपनी, अगर इस कंपनी ने, ये कॉर्पोरेट डेटर है, ओके, ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया, बैंक वगैरह के पैसे, बैंक वगैरह की जो मनी है वो रीपे नहीं कर पा रही है, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, और जो मटेरियल जो जिसने सप्लाई किया ऑपरेशनल क्रेडिटर, या उसके मटेरियल वगैरह के पैसे सप्लाई के मटेरियल वगैरह के पैसे नहीं पे कर पा रही है कंपनी, तो इन दैट केस फिर आईबीसी चालू हो जाता है। ओके, सो आईबीसी चालू कैसे होगा? मतलब आईबीसी चालू नहीं होता, ये प्रोसेस के लिए फिर वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं? कंपनी का बंदा खुद बोल सकता है, कंपनी ने, कॉर्पोरेट डेटर खुद बोल सकते हैं, उसके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, कि हमारा आईबीसी चालू कर दो, अब हमसे कंपनी संभाली नहीं जा रही है। ओके, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर फाइनेंशियल कोई बैंक जिसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं अपने, तो उस कंपनी के खिलाफ आईबीसी चालू करवा सकती है, वो एप्लीकेशन कर सकती है। या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर भी चालू करवा सकता है, पर उससे पहले वो नोटिस देगा कंपनी को कि देखो मैं आपके खिलाफ आईबीसी में जा सकता हूँ, आप या तो मुझे पेमेंट कर दो, या जो डिस्प्यूट वगैरह है उसका इंटीमेशन दे दो कि दैट इज डिस्प्यूट, लड़ाई चल रही है हमारी इस गुड्स मटेरियल को लेके, जो भी है, तो ठीक है, नहीं तो मैं आईबीसी में एप्लीकेशन कर दूंगा, तो वहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन कर सकता है। ओके, सो 3 लोग की ही बातें आगे हम करने वाले हैं, किसकी? कंपनी, बैंक और मटेरियल जो सप्लाई करता है कंपनी को। ओके, जो कंपनी होती है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट डेटर। जो बैंक्स वगैरह होते हैं जो मनी देते हैं कंपनी को, ओके, उनको क्या बोलने वाले हैं हम? फाइनेंशियल क्रेडिटर। और जो मटेरियल देते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो ओके, सो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रो। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन किसको करी जाएगी? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी इज लाइक अ कोर्ट। एनसीएलटी एंड डीआरटी दो होते हैं। एनसीएलटी में जो भी कॉर्पोरेट के केस हैं वो एनसीएलटी में जाएंगे, और किसी इंडिविजुअल से अगर रिकवरी करनी है तो डीआरटी में जाएंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एप्लीकेशन कौन कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, यानी बैंक कर सकते हैं, मटेरियल जो सप्लाई करता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर वो कर सकता है, या फिर कंपनी वाला खुद से अपना आईबीसी चालू करवा सकता है। ओके, मैक्सिमम टाइम, अब कोर्ट के पास कितना टाइम है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए? जो एप्लीकेशन की हुई है 14 डेज का। कोर्ट जो एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। ये कौन होते हैं इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल? ये जो पर्सन्स होते हैं ये कंपनी में आते हैं, टेक ओवर करते हैं मैनेजमेंट को, और कंपनी की देखरेख करते हैं, क्लेम्स वगैरह सबमिट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या होती है? जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, और मीटिंग्स वगैरह करवाते हैं कौन? इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, तो ये मेन हेड है, यही कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, और आगे के प्रोसेस देखते हैं आईआरपी। ओके, सो जैसे ही फर्स्ट स्टेप क्या था कि 14 डेज के अंदर एक एप्लीकेशन करिए। फर्स्ट स्टेप ये है कि एप्लीकेशन करी जाएगी किसके द्वारा? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या कॉर्पोरेट डेटर द्वारा। फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन करेंगे, किसको करेंगे? एनसीएलटी को करेंगे अगर कंपनी का केस है, इंडिविजुअल का केस है तो डीआरटी को। आगे हम एनसीएलटी के केसेस देखने वाले हैं। एनसीएलटी इज जो भी हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, तो मोस्टली एनसीएलटी के केसेस होंगे। ओके, क्योंकि ये सारे लॉ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट के ही हैं, कंपनी के ही। नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम 14 डेज का टाइम है किसके पास? एनसीएलटी के पास, कि वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करती है तो फिर अपॉइंट कर देगी किसको? इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। आईआरपी जो होते हैं वो टेक ओवर करते हैं मैनेजमेंट को, सारा डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, मीटिंग करवाते हैं, और फिर आगे के प्लान वगैरह बनाते हैं वो आईआरपी। ओके, थर्ड, इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल टेक ओवर करते हैं मैनेजमेंट को, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, फिर यही मेन हेड होते हैं। ओके, इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल वेरीफाई करते हैं क्लेम। अब यहाँ पे एक, अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, मान लो एक बैंक ने, लेट सपोज एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है, उसने एप्लीकेशन किया, तो और भी बैंक है लाइक एसबीआई बैंक हो गया या ओबीसी बैंक हो गया, तो उनके भी अगर क्लेम्स वगैरह हैं तो फाइनेंशियल, ये वेबसाइट है आईबीबीआई की, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट करी जाती है कि आपके अगर क्लेम्स वगैरह हैं तो हमें सबमिट करो, हम वेरीफाई करेंगे, अगर वो जेन्युइन होगा तो फिर आपको भी हम पे करेंगे, रीपे करेंगे, जो भी आगे प्लान बनता है उसमें उनका भी हिस्सा लगा दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज फोर्थ स्टेप हमारा, वेरीफाई करेंगे। ये टाइम कितना? 30 डेज के अंदर ये सब कर लेंगे। उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर भी कौन बनाएगा? आईआरपी। सारे जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के क्लेम वगैरह वेरीफाई करके एक कमेटी बना दी जाएगी, और उनकी मीटिंग करवाई जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर। जैसी कमेटी ये कंडक्ट विद इन 7 डेज ऑफ फॉर्मेशन, जैसी कमेटी बनी है 7 दिन के अंदर मीटिंग होगी, उसमें कंफर्म होगा कि जो इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल है
टेम्परेरी, ये मैं नाम दे देता हूँ टेम्परेरी। ओके, सो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो टेम्परेरी हैं वो आगे के प्रोसेस के लिए वही रहेंगे, तो उनका नाम चेंज होकर हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, तो अगर वो आगे के फर्दर प्रोसीडिंग और अपॉइंट अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो आगे के लिए वही रखे या किसी और को अपॉइंट कर लें। अब अगर उन्होंने अच्छा काम किया या अगर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर किसी और को रख सकते हैं। ओके, फिर आगे का प्रोसेस ये है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक ओवर द मैनेजमेंट। फिर जो फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी आगे का कारभार संभालने वाले हैं, तो फिर वो देख रेख करेंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे मैनेजमेंट को। उनका काम क्या होता है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बोले तो एक सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है बैंक कंपनी की वो कलेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाते हैं और वो देते हैं किसको, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को। ठीक है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देते हैं। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, वो पर्सन होता है जो प्लान बनाता है। फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक ड्राफ्ट करता है रेजोल्यूशन प्लान। टाइम कितना है 180 प्लस एक्सटेंशन 90 डेज का भी, और इसमें अमेंडमेंट आई हुई है मैक्सिमम 330 डेज। ओके, सो मैक्सिमम 330 डेज के अंदर अगर लीगल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही होती है तो प्लान सबमिट कर देना होता है। CIRP प्रोसेस फॉर रिवाइवल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। इस प्लान में क्या होता है, इस प्लान में कंपनी को उठाने के लिए, रिवाइव करने के लिए प्लान बनाया जाता है कि कंपनी अगर वापस से चल जाए ये प्लान के जरिए तो फिर वो रीपे कर सकती है बैंक वगैरह के लोन्स वगैरह। तो इस प्लान को बहुत अच्छे से बनाया जाता है, सब कुछ चेक वगैरह करके। बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो प्लान को बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि कंपनी रिवाइव हो जाए। वो प्लान बनाने के बाद रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो प्लान सबमिट करता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर को। अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर को कौन, बैंक्स वगैरह जो होती हैं, उनको ये प्लान अच्छा लगा तो अप्रूव करते हैं 66% वोट करके कि हाँ ये प्लान अच्छा है। सारे जिनके पास 66% की डेप्ट होती है, टोटल डेप्ट में जिसके पास 66% का डेप्ट है, वो इस प्लान को अप्रूव करते हैं। उसके बाद फिर वो प्लान एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी यानी NCLT को सबमिट किया जाता है। फिर NCLT को लगता है कि हाँ प्लान अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो अप्रूव, नहीं तो रिजेक्ट। सो ये सारा प्रोसेस था। यही प्रोसेस अब इन डेप्थ में देखने वाले हैं हम सेक्शन 6 से लेकर 32 तक। बाकी जो सेक्शन है वो डेफिनेशंस वगैरह की बात करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े से कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने इसमें डाले हुए हैं। सो ये हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो सारे सेक्शन 1 2 3 4 5 से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो मैंने स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट शो हो रहा है ना, ये डाले हुए हैं। ओके, सो एक बार रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड अथॉरिटी देख लेते हैं। तो IBBI बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में IBBI बोर्ड है। IBBI बोर्ड इज लाइक अ सेबी में हमने देखा था। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। जो कंपनी एक्ट में जो है वो है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वैसे ही यहाँ पे IBC में कौन है, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इसमें कौन आता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जैसे MCA हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं, हम CA CMA CS बन जाते हैं, हमारे ऊपर किसकी नज़र रहती है, इंस्टीट्यूट की नज़र रहती है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं यानी। इंस्टीट्यूट के ऊपर किसकी नज़र रहती है, MCA की नज़र रहती है, MCA देख रेख करता है। वैसे ही यहाँ पे कौन है, सबसे ऊपर है IBBI बोर्ड, फिर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPA। और अच्छी बात ये है कि ये तीनों एजेंसी हमारी ICI, ICMI और ICMAI और ICSI, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट और अपना CMA इंस्टीट्यूट, ये तीनों ही इंस्टीट्यूट हैं जो IPA एजेंसी हैं। ये क्या करवाती हैं, जो भी जिसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है उसके एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसका मेंबरशिप लेती हैं, अपने पास मेंबरशिप रखती हैं। ओके, सो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं वो एग्जाम क्लियर करते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है IPA, उस एग्जाम को पास करने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं IPA के साथ और रजिस्टर्ड होते हैं IBBI के साथ। यहाँ बोर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं कि हम क्वालिफाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या होती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ एक एजेंसी है जहाँ पे सारा डाटा, जो भी डाटा होता है ना, इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पे सबमिट किया जाता है ताकि फ्यूचर में उस डाटा से को यूज़ किया जा सके फॉर कुछ भी काम हो सकता है, एविडेंस या फिर जो भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से कलेक्ट किया जा सकता है। सो ये 3 पॉइंट रेगुलेटरी, हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड अथॉरिटी में, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी में हमने देखा जो कोर्ट वगैरह हैं वो कौन है, NCLT है और DRT। NCLT केसेस देखती है कॉर्पोरेट के और इंडिविजुअल्स के कौन देखता है, DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब IBBI से रिलेटेड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये वेबसाइट है ibbi.gov.in, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। ये वेबसाइट है, एक बार जरूर आप ओपन करना इस वेबसाइट को। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारे काम की चीज़ ये है दैट पब्लिक अनाउंसमेंट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जब भी किसी कंपनी का IBC चालू होता है तो फिर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर को बुलाता है कि आप अपने क्लेम सबमिट कर दो, जो भी बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है और यहाँ पे देखो किस कंपनी का IBC चल रहा है वो बताया हुआ है। यहाँ पे रितुका क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, किसने चलाया, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंशियल लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंशियल लिमिटेड।
और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन है, मिसेस भावी श्रेयांश शाह। ओके, सो यहाँ पे सारी लिस्ट है जिनका जिनका आईबीसी चालू हो चुका है वो यहाँ पे, ये कहाँ पे क्लिक करने को मिलेगा आपको, जब आईबीबीआई की आप वेबसाइट खोलोगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे पब्लिक अनाउंसमेंट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सेक्शन 15 में हम ये देखने वाले हैं। सेक्शन 15 में कैसे होता है अनाउंसमेंट और क्या डिटेल दी जाती है वो हमने पहले ही कर दिया यहाँ पे। सो ये देखो कब अनाउंसमेंट किया गया है, 13/10/2020, 13/10/2020 को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब जो क्लेम सबमिट करना है लोगों को कब तक कर सकते हैं, 11 नवंबर 2020 तक वो अपने क्लेम वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ये कंपनी है जिसके खिलाफ आईबीसी चला है किसने, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने, और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा पब्लिक अनाउंसमेंट मिल जाएगा न्यूज़पेपर में जो आता है। ये न्यूज़पेपर की प्रिंट कॉपी है कि पब्लिक अनाउंसमेंट किया है कि इस कंपनी के खिलाफ आईबीसी चालू हो गया है, जिसको भी क्लेम वगैरह सबमिट करने हैं तो कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी थोड़ी सी डिटेल। एक चीज़ और थी इसमें, दैट ये वेबसाइट में यहाँ पे है ना, दैट इन्विटेशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान के लिए जो इन्विटेशन कर बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो रिसोल्यूशन एप्लीकेंट होंगे जो प्लान के लिए जो प्लान वगैरह बनाएंगे उसका टाइप ये है। यहाँ पे बताया गया है दैट सावेरी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम क्या है, एस अमरेंद्रन, और डेट ऑफ इन्विटेशन 15 ऑफ अक्टूबर, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान। मतलब यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि जो रिसोल्यूशन एप्लीकेंट है वो अपना प्लान सबमिट कर दे, डेट वगैरह दी हुई है कि इतने से इतने टाइम में आपको सबमिट करना है, और ये फॉर्म जी है उसमें डिटेल वगैरह होती है। तो ये सारी कंपनियों ने इंसॉल्वेंसी, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप भी बन सकते हो। यस, अगर आपको बनना है तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो। बहुत ज़्यादा वैल्यू है, करोड़ों में वैल्यू है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। करना क्या है, आपको इंसॉल्वेंसी का एग्ज़ाम देना होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए एग्ज़ाम देना होता है, अपने इंस्टीट्यूट ही कराते हैं, ICAI, ICMAI एंड ICSI। वहाँ से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंबर बन जाते हो IPA के, और उसके बाद आप ये यहाँ पे इन्विटेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकते हो, प्लान वगैरह बना सकते हो। दैट इज़ प्रोसेस ऑफ आईबीसी। ओके, सो रेगुलेटरी बॉडी हमने देख ली है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एप्लीकेबल टू किसको एप्लीकेबल है, कंपनी, आईबीसी कंपनी का चला सकते हैं, LLP का चला सकते हैं, किसी इंडिविजुअल का, फर्म का, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी लॉ में इनकॉर्पोरेट है, NBFC का भी, जो अदर देन फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, अदर वाली जो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसका भी आईबीसी चल सकता है। बैंक का नहीं चलेगा, इंश्योरेंस का नहीं, मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं उनका आईबीसी नहीं चलेगा। ओके, किसका नहीं चलेगा, बैंक का नहीं चलेगा, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं चलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनका नहीं चलेगा, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसका नहीं चलेगा, CIS जो वो स्कीम होती है ना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसका भी नहीं चलेगा, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी होती है उनका भी आईबीसी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एप्लीकेबिलिटी पार्ट 1 डन। मैटर रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी, अब कब एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैटर रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेटर वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 लाख इज 1 लाख रुपीज इन फ्यूचर, सीजे में स्पेसिफाई मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना, 1 करोड़। ये बोल रहा है कि आप आईबीसी में कब जा सकते हो, तो मिनिमम अमाउंट कितना, 1 लाख होना चाहिए, और इन फ्यूचर सीजे इसे बढ़ा के कितना, 1 करोड़ भी कर सकती है। पर एक अच्छी न्यूज़ ये है, इसमें आ गया अमेंडमेंट। पहले बीच में ये लग रहा था कि सीजी धीरे धीरे चेंजेस करेगी, अभी 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, पर जैसे ही सिचुएशन वर्स्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इकोनॉमी डाउन हो गई है, और 1 लाख की अगर लिमिट रखते तो पता नहीं कितने एप्लीकेशन आती, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, और NCLT संभाल नहीं पाता इतनी सारी एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे सीजी ने लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, डायरेक्ट 1 करोड़ कर दिए। अब आईबीसी उसी का चालू हो सकता है जिसको 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफॉल्ट हुआ है, तभी आईबीसी में जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट अलाउड। सो एप्लीकेबिलिटी की लिमिट क्या है, एग्जाम में आपको 1 करोड़ ही लिखनी है, मिनिमम 1 करोड़। अगर 1 करोड़ होगा तभी आईबीसी चालू कर सकते हैं, 1 करोड़ से कम है तो आईबीसी नहीं चालू होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सन्स। तो कॉर्पोरेट पर्सन्स कौन होते हैं, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप जो है, एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेट विद LLP, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, कॉर्पोरेट पर्सन नहीं माने जाएंगे। ओके, ऊपर हमने डेफिनेशन में देखा था बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह। कॉर्पोरेट डेटर की बात करें तो पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, जो किसी से पैसा लिया हुआ है जिसने, वो कॉर्पोरेट डेटा है अकॉर्डिंग टू आईबीसी। एंड क्रेडिटर, दो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन, हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर हमने स्टार्टिंग चार्ट में देख लिया था। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं फाइनेंशियल, और जो मटेरियल सप्लाई करते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर। यहाँ पे भी मैंने डाल दिया गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करने वाले, और जो मनी वाले हैं वो फाइनेंशियल, और गुड्स एंड सर्विस वाले ऑपरेशनल। आगे बढ़े, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द CIRP प्रोसेस एंड इंक्लूड एन इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, वही जो एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके और IPA के मेंबर वगैरह होते हैं और बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, जो प्लान बनाते हैं। पूरा मतलब मेन यही है,
इन्हीं के भरोसे कंपनी चल सकती है और मेन यही है। ओके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एडजुकेटिंग अथॉरिटी, कोर्ट मतलब डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म्स, नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स। तो जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं वो कहाँ जाएंगी, एनसीएलटी में। सो ये था हमारा प्रोसेस। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन इन डेप्थ में। तो एक बार फिर से समरी बताता हूँ आईबीसी का क्या पूरा प्रोसेस है। आईबीसी का प्रोसेस ये है कि एक पर्सन, कौन पर्सन, एक कंपनी है जिसने डिफॉल्ट किया, पर्सन छोड़ो, एक कंपनी है उसने डिफॉल्ट किया, सो उसके खिलाफ आईबीसी चालू कराना चाहते हैं फॉर रिकवरी। जो रिकवरी करने के लिए आईबीसी चालू कराना चाहते हैं तो कौन कौन करा सकते हैं, बैंक, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो करा सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी जो गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं वो, या फिर कॉर्पोरेट डेटर जो कंपनी खुद से ही बोलेगी कि अब हमसे नहीं संभाला जा रहा है आप ही संभालो, तो खुद से आईबीसी चालू करवा सकती है। क्या करना होगा, एप्लीकेशन करना होगा किसको, एनसीएलटी को, कि हमारा आईबीसी चालू कर दो, सीआईआरपी प्रोसेस चालू कर दो। एनसीएलटी चेक करेगी सब कुछ ठीक है, डिफॉल्ट वगैरह है, तो फिर वो क्या करेगी, एक इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। वो क्या करेगा, कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा, और कमेटी जो क्लेम्स वगैरह है कमेटी बनाएगा, क्रेडिटर्स की क्लेम वगैरह वेरीफाई करने के बाद कमेटी बनाएगा, और कमेटी बनाने के बाद वो मीटिंग करवाएगा, मीटिंग होगी, फिर मीटिंग के बाद मीटिंग में ये कंफर्म होगा कि यही आरपी बनेगा फ्यूचर में, ये कंफर्मेशन होता है, और फिर बाकी डिटेल्स वगैरह मीटिंग में डिस्कस होती है। ओके, सो ये चीज़ कंफर्म होने के बाद फिर जो आरपी होता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देता है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट प्लान बनाते हैं, फिर वो वापस सबमिट करते हैं किसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देखता है प्लान बहुत अच्छा है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर के आगे प्रेजेंट करता है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर को लगता है प्लान बहुत बढ़िया है, 66% वोट के साथ अप्रूव करके उसे एडजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देता है। कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी को लगता है कि प्लान जबरदस्त है तो उसको अप्रूव कर देती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्लान बना हुआ है कंपनी उसके अकॉर्डिंग काम करती है और रिपेयर करना चालू कर देती है बैंक स्किल जो लोन वगैरह है, जो डेप्ट वगैरह है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ आईबीसी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, सीआईआरपी प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, सेक्शन 6 से लेकर 32 तक हम कंपनी को रिवाइव करेंगे, हम कंपनी को उठाएंगे। जो कंपनी धस चुकी है, जमीन में बैठ गई है, बिल्कुल लॉसेस चल रही है, उसको उठाने के लिए सीआईआरपी प्रोसेस लाया गया। प्लान बना के कंपनी को वापस उठाएंगे। अगर उठ गई सेक्शन 32 तक में तो कंपनी आगे ऐसे ही काम करने वाली है जो प्लान बना हुआ है। अगर नहीं उठी तो फिर लिक्विडेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। ओके, जो भी काम होता है फटाफट होता है, ये फास्ट ट्रैक है। ओके, सो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सेक्शन 6 to 32। सेक्शन 6 में बात कर रहा है पर्सन हु में इनिशिएट सीआईआरपी प्रोसेस। तो हमने देख लिया कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है। तो अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि बैंक, ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी कि जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर खुद से। सेक्शन 7 बोलता है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन, ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, इनके ही आगे बात करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बोलता है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर, बैंक वगैरह को अगर आईबीसी चालू करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, सेक्शन 7 में बताया हुआ है। फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद से, इटसेल्फ या फिर जॉइंट किसी और के साथ मिलके, या अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, मतलब खुद से या फिर जॉइंट किसी और बैंक्स के साथ मिलकर एप्लीकेशन कर सकता है, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे भी कोई जा सकता है एप्लीकेशन करने के लिए। ओके, एप्लीकेशन का फॉर्म बताओ। फॉर्म 1, इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट सीआईआरपी प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर व्हेन अ डिफॉल्ट हैज अकर्ड। मतलब अगर वो डिफॉल्ट मतलब वो पे नहीं कर रहा है तभी आईबीसी चलेगा। ऐसा है कि वो पे कर रहा है तो फिर आईबीसी नहीं चला सकते हैं उसके खिलाफ। ओके, सेक्शन 7 डन। तो यही बोला है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या खुद से एप्लीकेशन कर सकता है, मिलके 2-3 बैंक के साथ तब एप्लीकेशन कर सकता है, या उसके बिहाफ पे भी एप्लीकेशन कोई कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल क्रेडिटर रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड बी। ये अमेंडमेंट आया हुआ है, इसमें बोला हुआ है दैट कि ए एंड बी में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, बेसिकली वहाँ पे जो डिपॉजिट होल्डर्स वगैरह हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह जो होल्ड करते हैं, उनके लिए बोला हुआ है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं वो बहुत, उनकी जो नंबर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तादाद उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए बोला हुआ है कि अगर वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कितना, नॉट लेस देन 100, या तो 100 फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करेंगे, या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर। तो कितने, 100 या फिर 10% ऑफ टोटल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन करते हैं तभी आईबीसी चालू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट बात बोला हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर अलॉटीज अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अलॉटीज मतलब क्या होता है, ये बिल्डर्स के, बेसिकली बिल्डर्स के लिए लाया गया है। क्या होता है, जैसे कुछ लोग बिल्डर से अपने घर वगैरह फ्लैट जब परचेज करते हैं ना, तो एडवांस पेमेंट कर देते हैं और वो डेट देते हैं कि इस डेट में आपको ये हम
पोजीशन दे देंगे, घर की पोजीशन आपको दे देंगे इस टाइम में। अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे फ्रॉड ये हो जाता है कि वो जो टाइम बताया होता है उस टाइम पे वो देते ही नहीं है या आगे भी नहीं देते हैं। पोजीशन उस पर्सन को देनी होती है और उस पर्सन ने पैसे पे कर चुका है, तो यहाँ पे उनके लिए भी बोला गया है कि वो भी IBC करवा सकते हैं उस बिल्डर के खिलाफ। कितने? नॉट लेस देन, यहाँ पे लिमिट दी हुई है, नॉट लेस देन 100 सच अलॉटीज और नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल नंबर। तो वही सेम ही ऊपर जैसी ये लिमिट है कि कितने 100 लोग और 10% लोग जा सकते हैं बिल्डर के खिलाफ फॉर IBC प्रोसेस, ओके, रिकवरी करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़े, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर फाइल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब यहाँ पे बोला है कि जो ऊपर लिमिट बता रखी है ना, ये अलॉटीज वगैरह और ये सेक्शन क्लॉस ए सेक्शन 21 में बताया हुआ है, सेक्शन 21 सब सेक्शन 6A के क्लॉस A से B में, वहाँ पे बेसिकली डिपॉजिट होल्डर्स और सिक्योरिटीज होल्डर की बात की हुई है। तो अगर वो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं इस प्रोविजन के आने से पहले, ये अमेंडमेंट है, पहले नहीं था अभी आया, तो इस अमेंडमेंट से आने के पहले अगर उन्होंने एप्लीकेशन करी हुई है तो उसे मॉडिफाई करो, कितना 30 दिन के अंदर अंदर, और दोबारा से एप्लीकेशन करो, यही बोला हुआ है इस प्रोविजन में, ओके। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन, फर्स्ट वाले में जहाँ पे डिपॉजिट और सिक्योरिटी होल्डर की बात हुई है, सेकंड वाले में बिल्डर्स की बात हुई है। तो वहाँ पे अगर एडमिट नहीं हुई है, अगर एडमिट नहीं हुई है एप्लीकेशन, एजुकेटिंग अथॉरिटी NCLT ने एप्लीकेशन को एडमिट नहीं किया है, तो फिर दोबारा से चेंज करके फिर वो लिमिट जो है 100 110 वो अप्लाई किया जाएगा, ओके। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन एंड डिफॉल्ट। Default include a default in respect of financial debt owed not only to the applicant financial but to the any other financial creditor of corporate data। मतलब यही बोला है कि जो अगर किसी और का भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है का डेप्ट है तो वो पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है। मतलब SBI और PNB है, अगर PNB का डिफॉल्ट है तो SBI भी एप्लीकेशन कर सकता है, यही बोला हुआ है, ओके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन क्या देगा? रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, जो भी जितना भी डिफॉल्ट हुआ उसका रिकॉर्ड देगा। नेम ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, जो हमने देखा RP जो आगे के प्रोसेस को संभालने वाला है, उसका नाम देगा कि ये पर्सन मार्केट में बहुत बढ़िया पर्सन है, ये प्लान बनाता है तो कंपनी रिवाइव हो ही जाती है, तो उसका नाम देगा कि ये इसे अपॉइंट कर लो। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, किसको? NCLT को। नेक्स्ट आगे बढ़े, द एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 डेज, 14 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन को एसर्टेन करेगी। एसर्टेन मतलब चेक करेगी कि सच में डिफ़ॉल्ट वगैरह है या ऐसी झूठी एप्लीकेशन की हुई है। सो 14 डेज़ का टाइम है, वो एसर्टेन करने के बाद देखेगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट है, रिकॉर्ड्स वगैरह, इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी वगैरह या फिर अदर एविडेंस जो भी चाहिए होंगे तो NCLT देख सकती है। देखने के बाद फिर वो ऑर्डर पास करेगी, या तो हाँ या तो ना, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे बोला है अगर एसर्टेन नहीं करती है, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट किया है उसका राइटिंग, ठीक है, और जो भी ऑर्डर पास करेगी उसका रीजन देगी राइटिंग में कि एसर्टेन क्यों नहीं किया, ओके। प्रोवाइडेड दैट, ये बोला हुआ है एसर्टेन करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो सच में है या नहीं है, वो चेक करना एजुकेटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बोला हुआ है एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है तो फिर जो भी डिफ़ॉल्ट है, अगर सच में डिफ़ॉल्ट अकर्ड है, मतलब डिफ़ॉल्ट है सच में, और जो नाम दिया हुआ है रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब उसने कुछ कांड नहीं किया, वो क्लीन बंदा है, साफ़ सुथरा बंदा है, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा केस वेस नहीं चल रहा है, तो फिर उसको क्या करेगी? NCLT उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर देखेगी कि डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, या फिर जो इनकम्प्लीट है एप्लीकेशन, या फिर जो बंदे का नाम दिया हुआ है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, तो फिर रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन। अब रिजेक्ट करेगी तो 7 दिन का टाइम देगी, कौन? NCLT 7 दिन का टाइम देगी एप्लीकेंट को कि 7 दिन के अंदर अंदर इसे रेक्टिफाई कर लो। अगर रेक्टिफाई नहीं हो तो फिर AA रिजेक्ट कर देगी और रीज़न दे देगी राइटिंग में कि क्यों रिजेक्ट किया हुआ है, ओके। सो ये था पूरा प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ओके। सेक्शन 7 में हमने बात की फाइनेंशियल क्रेडिटर की। आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उस दिन से CIRP प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर जो टाइम लिमिट होती है कि इतने दिन के अंदर कंप्लीट करना, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, जैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगी ऑर्डर अंडर क्लॉज A सेक्शन सबसेक्शन B, मतलब ये जो ऑर्डर एक्सेप्ट रिजेक्ट किया है फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर, द ऑर्डर अंडर क्लॉज B सबसेक्शन फाइनेंशियल विद इन 7 डेज एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ सच केस में भी, ये बोल रहा है कि जो भी ऑर्डर आया वो कम्युनिकेट किया जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को और कॉर्पोरेट डेटर को, ओके। रिजेक्शन वगैरह का जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें टाइम लिमिट दी जाएगी कि जो भी
आपकी कमी है उसे सुधार लो, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा। कम्युनिकेशन के बारे में बोला हुआ और कुछ नहीं। द एप्लीकेंट वेयर एवर ही इज रिक्वायर्ड टू प्रपोज टू अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये बोला है कि अगर किसी प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसका एक रिटर्न कंसेंट ले लेना फॉर्म 2 में, दैट आप एग्री हो बनने के लिए या नहीं। ऐसा थोड़ी जबरदस्ती उसका नाम दे दिया तो पकड़ के लिया उसको अब वही करेगा, ऐसा नहीं है। उसका भी कंसेंट चाहिए कि मैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ या नहीं। ओके, सो ये था हमारा सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। सेक्शन 8, अब सेक्शन 7 में हमने बात की। सेक्शन 6 में बात की कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। सेक्शन 7 में हमने इन डेप्थ में देख लिया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को कैसे एप्लीकेशन करनी है, उसका पूरा प्रोसेस सेक्शन 7 में। एक बार हम अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे पूरा, एक बार ये आज का पार्ट जो है वो खत्म करने के बाद एक बार समरी रिवीजन भी करेंगे लास्ट में। ओके, सेक्शन 8 बोलता है ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में। ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर आईबीसी चलाना चाहता है तो चला सकता है, यस चला सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर डिफ़ॉल्ट अगर अकर हुआ है तो एक नोटिस भेजेगा इनवॉइस के साथ, किसको, पेमेंट ऑफ अमाउंट फॉर डिमांडिंग पेमेंट, एक नोटिस भेजेगा इनवॉइस के साथ और पेमेंट की डिमांड करेगा किससे, कंपनी से। कौन है ऑपरेशनल क्रेडिटर? ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है? जो गुड्स एंड मटेरियल देता है। ओके, सो उसका फॉर्म है फॉर्म 3 and 4। फिर जो कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर, कितना 10 दिन के अंदर अंदर बताएगी, जो भी इनवॉइस वगैरह मिला है उसके 10 दिन के अंदर अंदर बताएगी, देख भाई हमारा जो केस है ऑपरेशनल वो डिस्प्यूटेड है, मतलब अभी लड़ाई चल रही है, जो तूने माल भेजा वो ठीक नहीं है, जो भी उसका जो कलेश होगा वो बता देगा दैट अभी हमारा कलेश चल रहा है, अभी मैं पेमेंट वगैरह नहीं करूँगा। ओके, या फिर कोई प्रोसीडिंग वगैरह, आर्बिट्रेशन वगैरह, केसेस वगैरह चल रहे होंगे कोर्ट वगैरह में भी, तो इंटीमेट कर देगा कि दैट 10 दिन के अंदर अंदर कि दैट हमारा ये डिफ़ॉल्ट, हमारा ये जो है ये डिस्प्यूटेड है या कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहा है, उसको फाइनल होने दे फिर देखेंगे। तो वो इंटीमेट कर दे। अगर उसने पेमेंट कर दी है कॉर्पोरेट डेटर ने तो उसकी डिटेल दे दे, कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेटीएम, फ़ोन पे, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन पेटीएम या फ़ोन पे नहीं होते, एनईएफटी या आरटीजीएस होते हैं। तो एनईएफटी आरटीजीएस की जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो प्रोवाइड करेगा, और अगर चेक दिया है तो चेक की डिटेल देगा कि देख मैंने पेमेंट कर दी है, तू बैंक से बात कर क्यों तेरी पेमेंट अटकी हुई है, वो बैंक से जाके देख मैंने यहाँ से कर दी है। कितना, 10 दिन के अंदर अंदर। ओके, ये टाइम लिमिट है 10 डेज। अब अगर 10 दिन में ना तो उसने इंटीमेट किया कि डिस्प्यूट चल रहा है, किसने, कंपनी ने, किसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर। सो कंपनी ने ना तो इंटीमेट किया किसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर को, देख डिस्प्यूट चल रहा है या पेमेंट कर दी है मैंने, इसकी डिटेल कुछ भी नहीं दिया, तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 में चलवा देगा आईबीसी। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या प्रोसेस है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, 10 दिन एक्सपायर हुआ है, नोटिस इनवॉइस भेजा हुआ था ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, पर ना तो पेमेंट की डिटेल रिसीव हुई और ना ही डिस्प्यूट का नोटिस मिला। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी को, उसका फॉर्म है फॉर्म 5। फॉर्म इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डाला हुआ है, ठीक है। CIRP प्रोसेस चालू करवा देगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन के साथ साथ क्या डिटेल देने वाला है वो देख लो। ओके, सो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो डिटेल देगा कॉपी ऑफ इनवॉइस और नोटिस। ओके, जो उसने भेजा था किसको, कंपनी को, वो कॉपी ऑफ इनवॉइस नोटिस भेजेगा। उसके बाद एफिडेविट दैट जो भी डिटेल्स दी है उसने वो ट्रू एंड फेयर है। एफिडेविट करवाएगा कि नो नोटिस रिसीव रिलेटिंग टू डिस्प्यूट, तो सारा एफिडेविट करवाएगा, और ये भी एफिडेविट करवाएगा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर झूठ नहीं हो रहा, मतलब ये जो बोल रहा है वो सच है कि सच में नोटिस नहीं मिला है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह से एक सर्टिफिकेट ला के देगा, बैंक बोलेगा हाँ इसको सच में पेमेंट नहीं मिली है। कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, जैसे बैंक्स वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, बैंक वगैरह जो भी लोन वगैरह देते हैं तो उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में डाल देते हैं। तो अगर वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का नंबर वगैरह ला के दे देगा कि दैट ये देखो ये डिफ़ॉल्ट वगैरह है। देयर इज़ अ नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय कॉर्पोरेट डेटर, अगर पेमेंट वगैरह नहीं किया अभी भी मैं अनपेड हूँ, ये डिटेल है, ये चेक कर लो। ओके, सो क्या कह दिया, कॉपी ऑफ इनवॉइस नोटिस, एफिडेविट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट बैंक से, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से ला के देगा। एनी अदर प्रूफ जो प्रूफ कर दे कि हाँ इसे सच में पेमेंट नहीं मिली, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ ये चीज़ें अटैच करके दी जाएंगी। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ऑपरेशनल, अब हम बात करें ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस अंडर दिस मे, मतलब यहाँ पे ऑप्शनल है मे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहे तो नाम दे सकता है किसका, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का। रिसोल्यूशन प्रोफेशनल जो आगे इंटरिम प्रोफेशनल के तौर पे काम करेगा, मैनेजमेंट वगैरह टेक ओवर करेगा। एडजुकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज़ के अंदर एडमिट करेगी एप्लीकेशन, अगर उसे लगता है किस ग्राउंड पे कि हाँ भाई एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, पेमेंट उस बंदे को सच में नहीं मिली है। नेक्स्ट, इनवॉइस का नोटिस वगैरह उसने डिलीवर किया था, किसने, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कंपनी को दिया था।
यहाँ पे कंपनी ने नोटिस ऑफ डिस्प्यूट या पेमेंट की डिटेल नहीं दी, नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह के बारे में नहीं बताया उसने, ठीक है। नेक्स्ट में बात करो, इज देयर इज अ नो डिसिप्लिनिंग प्रोसीडिंग, मतलब जो अगर रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया है तो उसके खिलाफ कोई केसेस वगैरह नहीं चल रहे, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। रिजेक्ट करी जाएगी अगर कोई इन पांचों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, रिजेक्ट कर दी जाएगी एप्लीकेशन। 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि रेक्टिफाई करो, अगर रेक्टिफाई हो जाता है 7 दिन में तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, अदरवाइज फिर रिजेक्ट करके रीजन राइटिंग में दे दिया जाएगा कि क्यों रिजेक्ट किया है। जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उस दिन से CIRP प्रोसेस चालू हो जाएगा। सेक्शन 6 में बात की हमने कौन कौन एप्लीकेशन करेगा, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट डेटर। सेक्शन 7 में हमने बात की फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करेगा। सेक्शन 8 में हमने बात की ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन कर सकता है, पहले नोटिस देगा। सेक्शन 9 में वेट किया जाएगा 10 दिन, अगर उसने नोटिस दिया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन, सेक्शन 9 में 10 दिन देखेगा, 10 दिन के बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर IBC चला सकता है उस कॉर्पोरेट डेटर का, ओके। सेक्शन 10 बात करता है इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट डेटर कंपनी खुद से अपना IBC चला सकती है, सेक्शन 10 में ये पावर दी हुई है। सो आ जाओ देख लेते हैं, मेरा कॉर्पोरेट डेटा कमिट डिफॉल्ट कर रही है, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट पे डेफिनेशन बताई हुई है, जो कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, CEO CFO, वो एप्लीकेशन करेंगे। मैं फाइल एप्लीकेशन फॉर्म 6 में CIRP प्रोसेस चलाने के लिए NCLT को। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन के साथ साथ आप क्या देंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। क्यों दे रहे हैं, अगर कंपनी अपना खुद से IBC चला रही है तो उसके पीछे फ्रॉड का इंटेंशन हो सकता है, तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट दिए जाएंगे ताकि NCLT चेक करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हाँ कि कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। अगर फ्रॉड होगा तो फिर नहीं चलेगा IBC, अगर फ्रॉड करके ये लोग और IBC चलवा रहे हैं तो फिर दैट्स उनका इंटेंशन गलत है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से चेक करेगी NCLT, उसके बाद ही IBC के लिए एप्लीकेशन देखी जाएगी आगे। रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देंगे ये लोग कि ये IRP बनेगा, और स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके देना होगा बाय स्पेशल शेयर होल्डर, कि हम स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके देना होगा बाय शेयर होल्डर्स, ताकि ये प्रूव हो सके कि हाँ कंपनी में सच में सब लोग एग्री हैं IBC के लिए। या फिर अगर पार्टनर LLP फर्म है तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो ये लोग एक रिसोल्यूशन पास करके देंगे कि IBC चालू कराओ। फिर से देखो एक बार एप्लीकेशन के साथ साथ क्या देना है, तो जो ऊपर कंपनी ने एप्लीकेशन की है उसके साथ साथ 3 चीज़ देनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट देना है, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना है, स्पेशल रिसोल्यूशन देना है। 3 चीज़ दी जाएगी तभी IBC का जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस होगा उसका। एजुकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज़ के अंदर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन और बुक्स वगैरह जो मिली है एडमिट करेगी, अगर वो कंप्लीट होगा, सब कुछ ठीक ठाक है, कंप्लीट है, और जो RP का नाम दिया है, रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया, उसके खिलाफ कोई केसेस वगैरह नहीं चल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ फ्रॉड निकला, जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दिया था वो बंदा ठीक नहीं है, SR पास नहीं हुआ है, SR की कॉपी दी नहीं है, तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट। 7 दिन का टाइम, रेक्टिफाई करो इसे, अदरवाइज फिर रिजेक्ट करके रीजन राइटिंग में, ओके। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7, 9, 10, मतलब जो एप्लीकेशन की बताया हुआ है कि ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये लोग एप्लीकेशन नहीं करेंगे कब तक, 25 मार्च के बाद 2020 से, 25 मार्च 2020 से 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 1 साल तक का टाइम है कि वो एप्लीकेशन। क्या हुआ, ये क्यों आया ये सेक्शन, ये सब सेक्शन ये बोल रहा है दैट कोरोना की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे थे तो IBC प्रोसेस बंद कर दिया गया था। तो जब 25 मार्च के बाद कोई भी ये वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ICI और CMA इंस्टीट्यूट ने अभी नोटिफिकेशन तो नहीं दी है, उसमें बोला हुआ है कि दैट कोरोना से रिलेटेड अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। सो ये बोल रहा है कि कोरोना की वजह से ये सब सेक्शन में बोला हुआ है कि दैट एप्लीकेशन 6 महीने तक एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, और इसमें बोला है कि नो एप्लीकेशन शेल एवर बी फाइल इनिशिएटिंग CIRP प्रोसेस सेट डिफॉल्ट अकरिंग सेट पीरियड, मतलब वो एप्लीकेशन इस टाइम के पीरियड में आगे भी नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, ये बोला हुआ है इस सब सेक्शन में और इस प्रोविजो में, और कुछ नहीं है, रिलेटेड टू कोरोना वायरस है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन है पर्सन नॉट टू एंटाइटल एप्लीकेशन। अब तक सेक्शन 7 में बात की फाइनेंशियल, सेक्शन 8, 9 में बात की ऑपरेशनल, सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर, ये 3 लोग एप्लीकेशन करते हैं IBC चलाने के लिए। सेक्शन 11 बोल रहा है कि कौन लोग एप्लीकेशन नहीं करेंगे आप IBC चलाने के लिए, वो देख लो कौन कौन लोग एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। पर्सन शेल नॉट टू बी एंटाइटल एप्लीकेशन नहीं करेंगे कौन, कॉर्पोरेट डेटर अंडर गोइंग कॉर्प CIRP प्रोसेस। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन की, किसको एप्लीकेशन की, NCLT को IBC चलाने के लिए, NCLT ने एक्सेप्ट कर लिया, IBC चालू कर दिया। कॉर्पोरेट डेटर आके बोलता है यार ये कैसे चला रहा है, मैं अलग से IBC चलवाऊंगा, मैं अलग से अपना CIRP प्रोसेस कराऊंगा, मैं भी एप्लीकेशन करता हूँ। NCLT बोलता है ये पागल हो गया है, CIRP प्रोसेस एक ही बार चलेगा, ये कंपनी का बंदा है, इसको समझाओ, कोई बैठा हो इसे।
एक बार जो CIRP प्रोसेस है वो एक ही बार चलेगा, जो एप्लीकेशन चाहे कोई भी करे CIRP प्रोसेस एक ही बार चलेगा, ठीक है। सो ये बोला है कि अगर एक बार CIRP प्रोसेस चल चुकी है तो फिर कॉर्पोरेट डेटर उसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट बोला है कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP प्रोसेस 12 मंथ्स। CIRP प्रोसेस खत्म हुआ, प्लान वगैरह जो भी बना उसको प्लान के अकॉर्डिंग चलना था कंपनी को, और 12 महीने भी नहीं हुए अभी, और कॉर्पोरेट डेटर कंपनी वापस आके बोलती है कि CIRP दोबारा प्लान बना, दोबारा से टेक ओवर करो मैनेजमेंट, प्लान वगैरह बना, तो नॉट अलाउड है। 12 मंथ्स का टाइम तो दिया जाएगा प्लान के बाद कि इंप्लीमेंट करो, चेक करो कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, तो 12 मंथ्स का टाइम मिनिमम दिया जाता है, ओके। सो फर्स्ट केस में कॉर्पोरेट डेटर नहीं जा सकता अगर पहले से CIRP प्रोसेस चल रहा है। सेकंड केस में CIRP प्रोसेस को खत्म हुए 12 महीने भी नहीं हुए और दोबारा कॉर्पोरेट डेटर कंपनी उठ के आ गई कि CIRP प्रोसेस चालू करो, नॉट अलाउड। कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी ऑफ टर्म्स ऑफ रिसोल्यूशन प्लान। कॉर्पोरेट यानी कंपनी, फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी बैंक, जो प्लान बनाया गया था उसको 12 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, और उसके जो प्लान में बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये चले ही नहीं है, उसको फॉलो ही नहीं किया हुआ है, तो वो फिर एप्लीकेशन नहीं कर सकते दोबारा CIRP के लिए। कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन मेड, जिसके खिलाफ लिक्विडेशन ऑर्डर बन चुका है, ओके। अगर प्लान CIRP प्रोसेस चला और उसमें पता लगा कि अब कंपनी रिवाइव तो हो नहीं सकता, अब इसे लिक्विडेट ही कर दो, तो फिर कॉर्पोरेट डेटर दोबारा नहीं आएगा कि नहीं लिक्विडेट मत करो, एक बार फिर से प्लान बना के देखते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, एक ही बार प्लान बनता है, CIRP प्रोसेस एक ही बार होता है। अगर वहाँ पे फाइनल हो गया कि दैट ठीक है रिवाइव कर सकती है तो प्लान अप्रूव, आगे प्रोसेस चला जाएगा, अगर नहीं तो फिर लिक्विडेट, ओके। सो ये 4 लोग एक बार फिर से देखो, कंपनी पहले से CIRP चल रहा है, कंपनी जाके नहीं बोलेगी CIRP चलाओ। अगर CIRP प्रोसेस चले हुए 12 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, और कंपनी आके बोलती है कि CIRP दोबारा से करो, नॉट अलाउड, अभी 12 महीने इंप्लीमेंट तो होने दो। नेक्स्ट बोला हुआ है कि कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने टर्म्स एंड कंडीशन जो थी प्लान में फॉलो ही नहीं किए, प्लान को फॉलो ही नहीं किया हुआ है, और 12 मंथ्स भी नहीं हुए हैं अभी उस चीज़ को, तो फिर नहीं कर सकते एप्लीकेशन। नेक्स्ट बोला हुआ है कॉर्पोरेट डेटर जो कि CIRP प्रोसेस चला था उसमें ऑर्डर आ गया लिक्विडेशन का, तो कंपनी वाला कॉर्पोरेट डेटर आके बोलता है कि नहीं CIRP दोबारा करो, हो सकता है रिवाइव हो जाए, नहीं एक बार फाइनल तो फाइनल। एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू अमेंडमेंट, ये क्या बोल रहा है, It clarified that nothing in this section prevent a corporate debtor referred in clause A to B for initiating CIRP process against the another corporate debtor। एग्जाम्पल से समझो, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी का पर्सन है, मान लो CFO CEO जो भी है, मान लो एक कंपनी की डेजिग्नेशन हम दे रहे हैं कि ये कंपनी, इसका CIRP प्रोसेस चल रहा है, इस कंपनी का CIRP प्रोसेस चल रहा है। अब ये जो पर्सन है, मान लो ये पर्सन है CFO CEO, इसका जो डेटर था ये कंपनी, ओके, कंपनी A, इसका CIRP चल रहा है कंपनी B, ये इसका डेटर है, कंपनी A का डेटर कौन है, कंपनी B, जिसको इसने सप्लाई किया होगा गुड्स वगैरह, तो ये डेटर होगा इसका B, ओके। सो ये बोल रहा है कि B भी इसके खिलाफ, पहले क्या होता था, B इसके खिलाफ CIRP प्रोसेस नहीं चला सकता था इस कंपनी के खिलाफ, किसके, B के खिलाफ। अब बोला हुआ है कि ये जो कंपनी A है वो B के खिलाफ CIRP के लिए एप्लीकेशन कर सकती है, मना नहीं है, ओके। सो अगर इसके खिलाफ CIRP चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन कर सकता है इसके खिलाफ, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी, रिजेक्ट नहीं करी जाएगी, पहले रिजेक्ट कर दी गई थी, इस वजह से ये अमेंडमेंट लाया गया। केस कोर्ट में केस चला, वहाँ पे ये केस को फाइनल किया गया कि दैट हाँ ये जो कॉर्पोरेट डेटर है वो एप्लीकेशन कर सकता है अपने कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, अलाउ है, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी जाएगी, उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट था। सेक्शन 12 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो यही बोल रहा है CIRP प्रोसेस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, CIRP प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए 180 दिन में, मैक्सिमम 180 दिन के अंदर खत्म करो, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एप्लीकेशन करेगा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को फॉर एक्सटेंडेड द पीरियड 100 से 80 डेज से ज़्यादा, मतलब 180 खत्म हो गए होने वाले हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन कर देगा किसको, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, एक रेजोल्यूशन जो कि पास किया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने बाय 66% वोट। सो एक रेजोल्यूशन पास किया कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने, बोला हाँ 180 दिन से अब ज़्यादा ही जाने वाला है, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके पकड़ा दिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन कर दी किसको, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, ये रहा कमेटी ऑफ क्रेडिटर का अप्रूवल, आप टाइम लिमिट बढ़ा दो, तो फिर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कितना 90 दिन का टाइम और बढ़ा देगी, मैक्सिमम वंस मिलेगा, ये एक बार ही मिलेगा एक्सटेंशन, वो भी 90 दिन का। ये बोला हुआ है रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को लगता है सब ठीक ठाक है, तो फिर वो कैनॉट कंप्लीटेड 180 दिन में जो प्लान है वो लग रहा है कि नहीं कंप्लीट हो सकता, तो फिर ऑर्डर दे देगी एक्सटेंशन का 180 से फर्दर एक्सटेंशन बट नॉट एक्सीडिंग 90, मतलब कितना 180 + 90 मैक्सिमम, ओके। सो आगे बढ़े।
सो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 180 प्लस 90 पर यहाँ पे बोला हुआ है कि शेल नॉट ग्रांट्स मच मोर, मतलब 180 प्लस 90 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। पर ये आया हुआ एक अमेंडमेंट में ध्यान दो क्या बोल रहा है, 330 डेज मैक्सिमम। अब 180 प्लस 90 कितना होता है 270, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है 270 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। पर एक प्रोविजो आया उसमें बोला कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है कंपनी के ऊपर, तो फिर वहाँ पे मैक्सिमम टाइम दे रखा है कितना 330 दिन। तो 270 प्लस एक्सटेंशन अगर लीगल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है तो मैक्सिमम कितना 330 डेज, टोटल 330 डेज मिल जाएगा, उसमें आपको CIRP प्रोसेस खत्म करना होगा। ओके, सो ये था हमारा अमेंडमेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रोवाइड ऑल्सो दैट, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है। ये बोला है कि अगर 180 प्लस 90 दिन खत्म हो रहा है और ये वाला प्रोविजन लॉन्च किया गया है फॉर लीगल प्रोसीडिंग वाला, तो उन्हें 90 दिन और दे दिया जाएगा। और कुछ नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग में अगर कोई कंपनी है और उसका जो 180-90 खत्म हो चुका है, तो ये जब अमेंडमेंट आया था स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ये वाला, ये जब अमेंडमेंट आया है तो उस टाइम पे इन्होंने ट्रांजिशनल प्रोविजन ये दिया था कि 90 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ CIRP। सेक्शन 12 हमारा फिनिश, यस सेक्शन 12 फिनिश। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 12A विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन कर दिया, एप्लीकेशन करने के बाद कंपनी ये एप्लीकेशन की, कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन की फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, ओके, फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर उस कॉर्पोरेट क्रेडिटर खुद से किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब IBC की जैसी एप्लीकेशन की कंपनी की बड़ी बदनामी हुई, तो कंपनी वाला बोल रहा है कि एक काम करो IBC की एप्लीकेशन वापस ले लो, जो आपको देना है, आपके जो भी पेमेंट है मैं पे करने को रेडी हूँ। तो यहाँ पे बोला है 90% अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्री हो जाते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाएगी, अलाउ है। ओके, क्या होता है ना, जैसे ही IBC चलता है ना, कंपनी का शेयर ऐसे जा रहा होता है, ऐसे या ऐसे जब मतलब ये जो रेट होती है, ये ऐसे ग्राफ में रेट चल रहा होता है शेयर्स का, ऐसे शेयर मार्केट में, और जैसे ही IBC चलता है डायरेक्ट ऐसे आता है, तो इससे बड़ी शेयर मार्केट गिर जाता है, कंपनी की बड़ी बदनामी होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर कंपनी यही चाहती है कि IBC ना हो, उसका पूरा मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता वो पर्सन जिसकी कंपनी होती है। तो वो चाहता है कि IBC प्रोसेस ना चले, तो बोलता है ठीक है मत, आप IBC के लिए जो भी एप्लीकेशन किया आप उसे विड्रॉ कर लो, मैं आपकी पेमेंट वगैरह कर देता हूँ। ये सेक्शन 12 में बोला है कि अगर 90% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जो कमिटी बनी हुई थी फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो भी होते हैं उसमें, अगर वो 90% वोटिंग शेयर दे के बोलते हैं कि हाँ हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ, फिर IBC नहीं चलेगा। यही है सेक्शन 12A। नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 30, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। सेक्शन 13 क्या बोल रहा है, जैसी IBC प्रोसेस चलता है तो डिक्लेरेशन देनी होती है। सेक्शन 7 में चला, सेक्शन 9, सेक्शन 10 में अगर जैसी एप्लीकेशन करी गई है तो एप्लीकेशन करते के साथ ही जैसी एक्सेप्ट हुई है डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम, मतलब मोरेटोरियम मतलब होता है स्टॉप कर देना, चीज़ों को स्टॉप कर देना, और सेक्शन 14 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें स्टॉप होंगी। पब्लिक अनाउंसमेंट करी जाती है फॉर CIRP प्रोसेस, वो हमने देख लिया है, यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है। देखो ये रहा पब्लिक अनाउंसमेंट कर रखी है ना वेबसाइट पे कि इसके खिलाफ IBC चलना चालू हो गया है, कितना 3 दिन के अंदर कर देते हैं मैक्सिमम। सबमिशन ऑफ क्लेम्स वगैरह, जो भी क्लेम्स वगैरह हैं बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर के, वो सबमिट करो, और एक IRP को अपॉइंट कर दिया जाता है जैसे ही CIRP प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट बात करो, पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। जैसे ही इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट 3 दिन के अंदर कर दिया जाता है। ओके, यही बोला हुआ है सेक्शन 13 में। बहुत छोटा सा सेक्शन था, बहुत सिंपल सा सेक्शन था। सेक्शन 14 अब बात करेगा मोरेटोरियम की क्या क्या चीज़ें रोकी जा सकती हैं। सो आओ, जैसी CIRP प्रोसेस, एडजुकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर मोरेटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल फॉलोइंग नेमली। अब जैसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है CIRP प्रोसेस की, एडजुकेटिंग अथॉरिटी ये सारी चीज़ें रोक देगी। क्या क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, continuation of pending suits or proceeding against the corporate debtor, including execution of any judgment, decree of court, law, tribunal, arbitration or other authority। इन सिंपल वर्ड बोलूँ तो कोई भी केस नहीं कर सकता अब कंपनी के खिलाफ, क्योंकि वो CIRP प्रोसेस में जा चुकी है, और जो केसेस चल रहे होंगे वो भी रुक जाएंगे, मोरेटोरियम लग चुका उस पे। ओके, transferring, encumbering, alienating, disposing by corporate debtor any of its assets, legal right, beneficial interest। जो कंपनी वाला पर्सन है वो अपने एसेट्स वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकता, बैन लग चुका है, रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट बोला है एनी एक्शन अंडर सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी में क्या होता है, जो कंपनी क्या करती है, जो एसेट्स होती है कंपनी की वो सेल वगैरह करती है, तो वहाँ पे भी रोक दिया कि अगर वो कोई एक्शन लेना चाहती है सरफाइसी तो नहीं ले सकती, क्योंकि IBC मेन हेड है। ओके, रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर। जो भी अगर कंपनी रेंट वगैरह पे है तो अगर ओनर आके बोलता है कि चलो भाई खाली कर दो, कंपनी खाली कर दो, तो ऐसे कैसे खाली करते, नहीं करेंगे, मना कर दिया, क्योंकि IBC चल रहा है। अब कोई
यहाँ पे कोई भी परेशान करने नहीं आएगा, ये 4-5 चीज़ें रोक दी गई हैं। ओके, सो जैसे आईबीसी प्रोसेस चलता है ये सारी चीज़ें स्थगित रोक दी जाती हैं। एक बार फिर से देखो कौन कौन सी। पहला बोला हुआ है कि जो भी केसेस वगैरह चल रहे होंगे वो बंद, और जो नए केसेस करना है वो भी नहीं कर सकते। सेकंड बोला हुआ है एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करना चाहता है कंपनी का मालिक, नहीं कर सकता, बैन। थर्ड बोला हुआ है सरफाइसी एक्ट में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते, अब आईबीसी में ही जो भी एक्शन होगा वही होगा। फोर्थ बोला है ओनर लेसर कंपनी का जो प्रॉपर्टी, जो लैंड कंपनी रेंट वगैरह पे रहती है, रेंट पे थी, जो लीज वगैरह पे थी, तो जो ओनर आके बोलते हैं कि खाली कर दो खाली कर दो, नहीं खाली होगा जब तक आईबीसी चल रहा है। कोई वो ओनर कुछ भी नहीं कर सकता कंपनी के खिलाफ। ओके, कोई एक्शन नहीं ले सकता। दैट इज 4 पॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम। आगे बढ़ सकते हैं। यस, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। अब ऐसा है क्या हुआ, ओनर ने बोला अच्छा ठीक है आप खाली नहीं करो, एक काम करता हूँ पानी रोकता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ, सब कुछ बंद कर देता हूँ, तो फिर ऐसा नहीं कर सकता, नॉट अलाउड। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस हैं टू द कॉर्पोरेटर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड सस्पेंडेड इंटरप्टेड। तो बिजली पूरी दी जाएगी, पानी जो भी सब नेसेसरी आइटम्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो भी रोक दिए जाएंगे। नेक्स्ट बोला वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है क्या बोल रहा है। वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज केस में भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्रिटिकल टू प्रिजर्व द वैल्यू, मतलब जो नेसेसरी गुड्स हैं, कॉर्पोरेट डेटर मैनेज द ऑपरेशन ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर एज गोइंग कंसर्न। अब जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल है वो गोइंग कंसर्न करने के लिए, कंपनी को गोइंग कंसर्न ले जाने के लिए वो जो नेसेसरी आइटम्स है वो तो यूज़ करेगा ही। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल नॉट बी टर्मिनेटेड सस्पेंडेड इंटरप्टेड पीरियड ऑफ मोरेटोरियम। ये बोला है कि जो मोरेटोरियम पीरियड में जो नेसेसरी गुड्स वगैरह हैं वो रोके नहीं जाएंगे अगर कॉर्पोरेट डेटर हैज़ नॉट पेड ड्यूज, जब तक अगर कॉर्पोरेट डेटर ने उसके पैसे पे कर रखे हैं ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। एक बार फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड चालू हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल। ओके, इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल हो गया, ये ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल हो गया, ये पानी का सिंबल हो गया। ओके, पानी की बोतल बना दी हमने। सो ये जो नेसेसरी गुड्स वगैरह है ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का मोरेटोरियम पीरियड है, ये नेसेसरी गुड्स जब भी मिलेंगे जब इसकी पेमेंट होती रहेगी, अगर इसकी पेमेंट नहीं हो रही है तो ये रोक दिए जाएंगे। ठीक है, पहले वाले के ना भी करो चलेगा, मोरेटोरियम से पहले की जो पेमेंट है वो ना करो चलेगा, पर यहाँ पे जो पेमेंट है मोरेटोरियम पीरियड के बीच में इसकी पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज ये रोक दी जाएगी। ये बोला हुआ है नए प्रोविजन अमेंडमेंट में कि ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड जो भी नेसेसरी गुड्स वगैरह हैं उसकी पेमेंट करना जरूरी है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट में बात करूँ, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इट क्लेरिफाइड दैट contain any other law time है, लाइसेंस परमिट रजिस्ट्रेशन कंसेशन क्लियरेंस सिमिलर ग्रांट बाय सीजीएसजी। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंस वगैरह मिल रखे हैं, तो लाइसेंस वाले जो काम है वो चलेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं लाइक जो कुछ काम लाइसेंस से किए जाते हैं, लाइक दारू की सप्लाई वगैरह हैं, ऐसे काम जो होते हैं वो लाइसेंस से किए जाते हैं, तो वो काम नहीं रोके जाएंगे, उस पर मोरेटोरियम नहीं लगेगा, ये बोला हुआ है। अगर उसमें कुछ आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, इसकी फीस नो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ करंट ड्यूज, मतलब जो फीस वगैरह है उसकी पे करी हुई है लाइसेंस की, तो वो वाले काम नहीं रुकेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, मोरेटोरियम सेक्शन 14 ये बोल रहा है कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी जैसे ही सीआईआरपी प्रोसेस चालू करेगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी, 4 चीज़ें रोक दी जाएंगी। कंपनी पे कोई नया केस नहीं कर सकता, जो पुराने केसेस है वो रोक दिए जाएंगे। सेकंड चीज़ ये बोला हुआ है कि जो भी एसेट्स वगैरह हैं वो कॉर्पोरेट डेटर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। थर्ड चीज़ ये बोल रहा है सरफाइसी एक्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और फोर्थ चीज़ ये बोल रहा है जो भी लेसर और ओनर हैं वो आके कोई एक्शन नहीं ले सकते, खाली वगैरह नहीं करा सकते हैं जब तक कि सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट बोला है जो भी एसेंशियल गुड है वो सप्लाई किए जाएंगे। फिर प्रोविज़ो आया, प्रोविज़ो में फिर नेक्स्ट सबसेक्शन बोल रहा है कि दैट जो नेसेसरी गुड्स हैं ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड उनकी पेमेंट होनी चाहिए, अगर उनकी पेमेंट नहीं होगी तो फिर वो रोके जा सकते हैं, अलाउ है। नेक्स्ट बोला जो भी लाइसेंस वगैरह से काम हो रहे हैं वो नहीं रुकेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, केसेस वगैरह हैं जिसको सीजी ने फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, बैंक्स वगैरह आरबीआई के साथ मिलके अगर वो नोटिफाइड कर दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन है केस है ये वाला ये चलना चाहिए, तो वो अलाउ है। ओके, नेक्स्ट श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो गारंटी वगैरह देते हैं उनके ऊपर मोरेटोरियम डिक्लेयर नहीं है, उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। ओके, सो ये 2 हमारे एक्सेप्शन थे। वेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी प्रोसेस इफ एडजुकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव द रिसोल्यूशन प्लान ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, या तो प्लान अप्रूव कर दिया या लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया, मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ से वो जो 4 ये चीज़ें मना थी वो
एक्शन लिए जा सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर ये होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट में इतनी सारी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, पूछो मत। सो सेक्शन 15 ऑलमोस्ट हमारा 50% हो चुका है, डोंट वरी। सो सेक्शन 15 इज टॉक्स अबाउट पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट हमने देख लिया न्यूज़पेपर में कैसे होता है, ये सारी डिटेल यही बोला हुआ है, नेम ऑफ कॉर्पोरेट डेटा वगैरह ये देख लो एक बार। नेम एंड एड्रेस, जैसे ही IBC चालू होता है पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है 3 दिन के अंदर अंदर ऑफ द CIRP प्रोसेस। जैसे ही इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। नेम एड्रेस देता है कॉर्पोरेट डेटा का, नेम ऑफ अथॉरिटी किसने चलाया है, लास्ट डेट कब है क्लेम्स की, और डिटेल ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कौन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, पेनल्टी वगैरह वो सारी डिटेल होती है, और डेट ऑफ CIRP प्रोसेस क्लोज की कि कब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ओके, सो सेक्शन 15 हमारा डन। सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16 अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP। सो IRP कौन होता है, टेम्परेरी वाला। टेम्परेरी वाले की बात कर रहे हैं कि वो कैसे अपॉइंट होगा और क्या प्रोसेस वगैरह है वो देख लो। सो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जैसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। पहले 14 डेज का टाइम था, वो टाइम हटा दिया गया है। विद द एप्लीकेशन इज मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। 2 लोगों की बात यहाँ पे बोली हुई है, फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर ने अगर एप्लीकेशन किए तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का वो नाम प्रपोज करेंगे जो कि अपॉइंट होगा एज ए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही होगी, मतलब वो बंदा साफ सुथरा होगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो यहाँ पे बोला है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कोई नाम नहीं दिया, नो प्रपोजल, तो फिर NCLT किसको रिकमेंडेट करेगी, बोर्ड को बोलेगी, रेफर करेगी कि एक नाम रिकमेंडेट कर दो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड 10 दिन के अंदर अंदर जैसी रेफरेंस मिला है NCLT से एक नाम दे देगा कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बहुत बढ़िया है, ये आप अपॉइंट कर लो। और अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर नाम दिया हुआ है तो ये चेक किया जाएगा कि उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह तो नहीं चल रही, केस वगैरह तो नहीं चल रहा, साफ सुथरा बंदा है, तो उसे ही अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो 3 केसेस जो भी नाम देंगे, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कॉर्पोरेट डेटा, उनको इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला है द टर्म ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का टेन्योर कब तक का होता है वो देखो, थोड़ा सा डिफरेंस। जो IRP होता है, इन शॉर्ट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का शॉर्ट फॉर्म है IRP और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। IRP जब आता है, जैसी कंपनी में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई वो आता है कंपनी में, टेक ओवर करता है मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करता है, कमेटी जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं उनकी कमेटी बनाता है और मीटिंग करवाता है। इतना काम होता है किसका, IRP का, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। उसके बाद कमेटी में मीटिंग होती है, वो कंफर्म करती है कि ये IRP अब आगे चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे ऑडिटर वाले केस में देखा था ना, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सिमिलर यही प्रोविजन है। यहाँ पे बोलेगा कि अब ये IRP बनेगा तो 66% का वोट किया जाएगा, अगर हाँ तो वो RP कंटिन्यू। फिर वो आगे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वगैरह को अपॉइंट करके प्लान वगैरह बनाता है। तो यही प्रोसेस बोला हुआ है कि IRP के लिए फाइनेंशियल, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर नेम देंगे। वो नेम में अगर उसके खिलाफ कोई केसेस वगैरह नहीं चल रहे तो वही IRP अपॉइंट हो जाएगा। अब IRP क्यों जो टेन्योर है यहाँ तक का है ना, यहाँ तक का, मीटिंग तक का, पर यहाँ पे RP अपॉइंट नहीं हुआ, अभी तक RP अपॉइंट नहीं हुआ। मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि कोई और RP आएगा, तो जब तक RP आ नहीं रहा है जब तक ये पुराना वाला कंटिन्यू करेगा। ओके, मान लो इस दिन आया है तो यहाँ तक ये IRP चलेगा, उसके बाद फिर वो IRP करेगा हैंडल। ओके, सो ये बोला हुआ है कि जो डेट है उसकी पहले डेट यहाँ पे कुछ और थी कि जैसे ही उसका पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद वो चला जाएगा, पर यहाँ पे बोला है कि जब तक नया नहीं आ जाता पुराना वाला नहीं जाएगा IRP। ओके, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो उसमें। सो आगे बढ़े, सेक्शन 16 भी हमारा डन। सेक्शन 70 मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय IRP। सो अब जो टेम्परेरी वाला आया हुआ है वो कैसे मैनेज करेगा, तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है नीचे। ओके, यहाँ पे बताया है तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो। उसके पास पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर शैल स्टैंड सस्पेंडेड। तो जैसे ही IRP मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जैसे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चले जाते हैं, अब ये टेक ओवर कर लेता है बोर्ड को और यही काम करता है सारा। ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे सारे लोग होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिपोर्ट करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होगा वो असेस कर सकता है उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, कौन, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स एक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो भी बैंक्स वगैरह होंगे वो किसके कहने पे चलेंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के कहने पे चलेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे उनसे तो वो ले सकता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फर्निश ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट डेटा, जो भी बैंक से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो IRP को मिल जाएगी। तो क्या बोला एक बार फिर से देख लो, मैनेजमेंट से रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चले जाएंगे, IRP संभालेगा।
जो भी ऑफिसर मैनेजर हैं अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे, आईआरपी को। बैंक वगैरह किसके कहने पे चलेंगे, आईआरपी के कहने पे। अब वो जो मैनेजमेंट वाला पॉइंट था उसमें बोला हुआ है कि आईआरपी जो है वो आप कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे रिसीव अदर डॉक्यूमेंट वगैरह पे एग्जीक्यूट नेम वगैरह साइन, जो भी चेक वगैरह इश्यू करना है वो कर सकता है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे। ओके, सच एक्शन सच रेस्ट्रिक्शन में बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, मतलब वो सारे एक्शन ले सकता है जो बोर्ड ने मना नहीं किए हैं, वो सारे एक्शन ले सकता है कौन, आईआरपी। अथॉरिटी टू एसेस ई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी ई डाटा है जो क्लाउड्स वगैरह पे डाटा है वो देख सकता है, अलाउ है। यूटिलिटी हैविंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो सब चेक कर सकता है, अलाउड है। अथॉरिटी टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, रिकॉर्ड्स अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर अकाउंटेंट अदर पर्सन। ये बोल रहा है इसके पास पावर है कि वो बोलेगा देखो अकाउंटेंट भैया ये इन्फॉर्मेशन चाहिए दे दो, ऑडिटर भैया ये इन्फॉर्मेशन चाहिए दे दो, तो वो लोग मना नहीं करेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है आईआरपी के द्वारा वो सब प्रोवाइड करेंगे, अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो और कोई भी पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। ओके, नेक्स्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ। अब जो आईआरपी आया है, आईआरपी अपॉइंट हुआ है तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है लाइक कॉम्प्लाइंसेस फुलफिल करने होते हैं, लाइक जीएसटी की डेट आ रही है, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, तो फिर वो आईआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी वगैरह में डिले नहीं करवाएगा, वो फाइल करवा देगा। ओके, यही बोला हुआ है कि अगर कोई कॉम्प्लाई वगैरह करना है रिक्वायरमेंट तो फिर वो बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर वो आईआरपी ही करवाएगा। सो ये था हमारा सेक्शन 17, ईजी सा था, सिंपल सा था, मजा आ गया। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रिसोल्यूशन। प्रोफेशनल सिंपल है, इस पे क्या है कि केस लॉ तो बन नहीं सकता, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 18 हमारा, क्योंकि बेसिकली आपके केस लॉ, केस फाइनल लेवल पे केस लॉ ही आते हैं। सो उसमें ड्यूटीज़ वगैरह कहाँ पूछे जाते हैं, पर नॉलेज पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या ड्यूटी है, जो आईआरपी है उसकी ड्यूटीज़ क्या है वो देख लो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एसेट से, फाइनेंस से, ऑपरेशन से रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर की, कब की, बिजनेस ऑपरेशन 2 साल पास्ट में कैसे बिजनेस ऑपरेट हुआ है, फाइनेंशियल ऑपरेशनल पेमेंट किसको किसको पेमेंट करी गई है, कैश में किससे गुड्स वगैरह की पेमेंट की गई है, लास्ट 2 ईयर्स में गुड्स आए हैं, गुड्स की पेमेंट गई है, वो सारी डिटेल्स 2 सालों की। लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड सच अदर मैटर, जो भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये 4 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कौन, आईआरपी। ओके, रिलेटेड टू एसेट्स, फाइनेंस, ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ये ड्यूटी है किसकी, इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल की। और क्या बोला है, रिसीव कलेक्ट ऑल क्लेम सबमिटेड बाय क्रेडिटर्स, जो बाकी बैंक्स अपने क्लेम्स देंगे उसको सबमिट करना अपने पास, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाना, एसेट्स वगैरह मॉनिटर करना, मैनेज करना उन्हें। रिसोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड अंटिल रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड, मतलब आईआरपी जब तक है, जब तक उसके पास जो भी एसेट्स वगैरह है उसको अच्छे से मैनेज करना, ऐसे नहीं कि कोई एसेट्स खराब हो रही हो, उसका ध्यान रखना, टेक केयर करना जब तक कि आरपी नहीं आ जाता। इन्फॉर्मेशन फाइल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, जो एजेंसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो फाइल कर देगा इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को। ओके, टेक कंट्रोल कस्टडी ऑफ एनी एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ओनरशिप राइट फॉर एन एसेट, टेंजिबल शेयर ओनरशिप डिटरमाइंड बाय कोर्ट। क्या बोल रही है, ये बोल रहा है कि जो भी एसेट्स हैं उस पर कंट्रोल ले लेगा कौन, आईआरपी ले लेगा। फिर वो टेंजिबल हैं या फॉरेन में कोई एसेट्स हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल है या शेयर्स हैं, या जिसकी अभी ओनरशिप डिफाइन नहीं हुई है, आगे कोर्ट डिफाइन कर देगा कि ये इसकी एसेट्स है, तो उस पर भी किसका राइट होगा, आईआरपी का होगा राइट उस पर। ओके, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो आईबीबीआई बोर्ड, बोर्ड मतलब वो सेबी वाला बोर्ड नहीं, यहाँ पे आईबीबीआई की बात हो रही है, ये मेन बोर्ड होता है आईबीबीआई। ओके, आईबीसी का। ओके, सो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट सेक्शन 19 इज पर्सन टू एक्सटेंड कॉपरेशन टू आईआरपी। ये सेक्शन 19 बहुत ही सिंपल सा, ये बोल रहा है कि जो आईआरपी आया हुआ है, सो जो प्रमोटर्स हैं अदर पर्सन से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे उसके साथ, आईआरपी के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। इफ़ अवर पर्सन डज नॉट असिस्ट और कॉपरेट, मतलब वो जो मैनेजर हैं, जो कंपनी के जो पर्सन्स वगैरह हैं, अगर वो कॉपरेट असिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आईआरपी क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा किसको, एनसीएलटी को, देखो ये लोग मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते, फिर एनसीएलटी उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेगा। ठीक है, एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, डायरेक्शन देगा पर्सन्स को और अदर पर्सन्स को कि कॉम्प्लाई करो इंस्ट्रक्शन के साथ, कॉपरेट करो, नहीं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बोला हुआ है, सेक्शन 19 खत्म। सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एज गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न लेके जाना है किसको, आईआरपी को। उसके लिए वो क्या क्या एक्शन ले सकता है देख लो। इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल शैल मेक एवरी इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड मतलब एवरी इंडिविजुअल मतलब सारे एक्शन ले सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मैनेज द ऑपरेशन एज अ गोइंग कंसर्न। तो आईआरपी वो सारे एक्शन ले सकता है ताकि वो कंपनी गोइंग कंसर्न रहे। अब उस एक्शन में कुछ चीज़ें इंक्लूड है वो देख लो। वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लॉयर्स वगैरह या अदर प्रोफेशनल को,
कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, चेंजेस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। इंटरिम फाइनेंस, कुछ फाइनेंस अगर पैसे वगैरह रेज करने हैं तो वो कर सकता है। इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है कॉर्पोरेट डेटा एज मे बी टू द पर्सनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा एज फॉर कीपिंग गोइंग अप। ये बोल रहा है कि जो कंपनी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है जो कंपनी में एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको। सिंपल। टेक ऑल सच एक्शन एज आर नेसेसरी टू कीप द कॉर्पोरेट डेटा एज अ गोइंग कंसर्न। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गोइंग कंसर्न रहने में मदद करे तो वो ले सकता है। एक बार फिर से देख लो, किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर कर सकता है, कुछ लोन वगैरह लेना है टेम्प्रेरी वो ले सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है एम्प्लॉय वगैरह को, और कोई भी एक्शन जो कि गोइंग कंसर्न करने के लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेक्शन 21। सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेक्शन 21। अब आईआरपी आता है तो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल क्लेम रिसीव अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा। जो भी क्लेम्स वगैरह मिले हैं, फिर वो सारे क्रेडिटर, अलग अलग क्रेडिटर होते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, तो फिर उनका एक कमेटी बनाता है। कौन बनाता है? आईआरपी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल कंप्राइज ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर। सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं उसमें, पर फाइनेंशियल क्रेडिटर रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंशियल क्रेडिटर या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का, अगर वो रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का, तो फिर उसे ना तो रिप्रेजेंटेशन का हक मिलेगा, ना पार्टिसिपेट करने का और ना ही वोट करने का। पर यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर फर्स्ट प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, मतलब आरबीआई वगैरह अगर वो रेगुलेट हो रहा हो फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जो उसका जो डेप्ट था वो कन्वर्जन और सब्सटीट्यूशन ऑफ डेट इनटू इक्विटी शेयर, मतलब उसका जो लोन वगैरह था वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया था ड्यू टू डिफॉल्ट। जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक ने लोन दिया था एक कंपनी को, तो कंपनी का नाम ले लेते हैं रिलायंस। तो अगर पीएनबी बैंक ने रिलायंस को लोन दिया हुआ था, ओके, रिलायंस लोन पे नहीं कर रही है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वगैरह नहीं कर रही है, तो जो लोन का अमाउंट है ना, पीएनबी बैंक क्या करवाती है, वो कन्वर्ट करवा लेती है इक्विटी में, शेयर्स में कन्वर्ट करवा देती है कि अब आपकी शेयर्स में हमारा हिस्सा होगा। ठीक है, सो ये कन्वर्जन की वजह से, अगर कन्वर्जन की वजह से डेब्ट टू इक्विटी हुआ है, तो फिर इन दैट केस वो फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। ओके, वो फिर फाइनेंशियल जो कमिटी है उसमें बैठेगा भी, वोट भी करेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर ऑज फाइनेंशियल डेट टू और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर एज पार्ट ऑफ कंसोर्टियम एग्रीमेंट इज फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ वोटिंग शेयर शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेट ओन। मतलब ये बोल रहा है कि एक से ज़्यादा अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, एक से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, तो उनकी जो वोटिंग शेयर्स हैं ना, वो चाहे एग्रीमेंट के जरिए इकट्ठे हैं या कि कोई कंसोर्टियम और एग्रीमेंट के जरिए वो इकट्ठे हो रखे हैं अभी, पर जब आपका वोटिंग वगैरह होगा तो फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको उतना ही राइट दिया जाएगा जितना आपका डेप्ट होगा, बस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट उतना ही आप वोट कर सकते हो। अगर किसी का मान लो 100 करोड़ का है, 100 करोड़ में अगर किसी का 10 करोड़ डेप्ट है उसमें, तो वो 10% ही उसे वोट मिलेगा। ओके, ये बोला हुआ है। वेयर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब कोई बंदा जो फाइनेंशियल पैसे भी दिए हैं और गुड्स भी दिए हैं, तो उसको उतना फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेप्ट ऑन उतना ही शेयर्स मिलेगा। मान लो उसने अगर 50 करोड़ कैश दिया हुआ है, 20 करोड़ के गुड्स दिए हुए हैं, तो 50% वोटिंग राइट मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा। सिंपल, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर को वोटिंग राइट वगैरह नहीं होता। ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेप्ट ओन बाय सच क्रेडिटर, तो उतनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग मिलेगी। ओके, सो जितना फाइनेंस है, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है फाइनेंशियल क्रेडिटर को दी जाती है इन आईबीसी कोड। ओके, सो ये बोला है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जितना उसका फाइनेंस है उतना उसको वोटिंग मिल जाएगा, जितना गुड्स वगैरह का है उतना नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल ईजी। वेयर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज़ असाइन लीगली ट्रांसफर ऑपरेशनल डेप्ट। अब क्या हुआ, कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर तेज बन रहा है, वो सोच रहा है अपने राइट ट्रांसफर कर देता हूँ फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो अगर वो राइट ट्रांसफर कर देता है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। Where terms of financial debt extended as a part of consortium agreement, syndicate facility, single trustee agent, all financial creditor each। अब ये बोल रहा हुआ है कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो चाहे तो ट्रस्टी वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं, यही बोला हुआ है। ऑथोराइज कर सकते हैं ट्रस्टी एजेंट को जो उनके बिहाफ पे एक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर, जितना वोटिंग शेयर होगा। या फिर वो चाहे तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल न्यू वाला, मतलब वो जो है वो नहीं, अपने बिहाफ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी रख सकते हैं जो मीटिंग वगैरह में बैठेगा और जो वहाँ पे डिस्कशन वगैरह करेगा और बताएगा, उनकी उसकी जो कॉस्ट वगैरह होगी वो यही लोग पे करेंगे। ओके, एक्सरसाइज इज राइट वोट एंड वोट वन और मोर जॉइंटली और सेवरली, मतलब अगर एक से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जितना जिसका वो शेयर्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन वोट करेगा, यही बोला हुआ है। ये इट्स टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकता है। यस,
अलाउ है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वेरा फाइनेंशियल डेप्ट। फाइनेंशियल डेप्ट में मतलब बात कर रहा फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिट होल्डर है या सिक्योरिटी होल्डर है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी एंड एजेंट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। वो भी जो डिपॉजिट होल्डर है, बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर है तो वो मीटिंग में आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो सारे मिलके एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ओके, यही बोला हुआ है, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑन टू क्लास क्रेडिटर एक्सीडिंग द नंबर स्पेसिफाइड, तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेगा, लिस्ट देगा कि इतने सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, इनका ये नाम है, तो फिर वो इंसॉल्वेंसी, वहाँ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो उन फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा उन फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अगर वहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। ओके, यही बोला हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव गार्जियन भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। गार्जियन वगैरह मान लो जो फाइनेंस दिया था, जो सिक्योरिटी होल्डर्स वगैरह हैं, जो डिपॉजिटर हैं, वो माइनर हैं, ज़्यादातर माइनर हैं, तो फिर उनके भी यहाँ पे गार्जियन वगैरह भी आ सकते हैं। ये सारी बातें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की हुई है। यहाँ पे बोला हुआ है कि दैट ऑथोराइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह रख सकता है। यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ जिस डिपॉजिट होल्डर हैं, सिक्योरिटीज होल्डर हैं, वो एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं। यहाँ पे बोला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रख सकते हैं। यहाँ पे बोला है गार्जियन वगैरह भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। गार्जियन, एग्जीक्यूटर, जो बिल वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं किसी के भी यहाँ पे, वो भी। ओके, नेक्स्ट बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ वोटिंग, डिटरमाइन द वोटिंग शेयर रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट। ये बोला हुआ है जिसका जितना अमाउंट होगा, परसेंटेज जितना डेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको उतना वोट मिलेगा। ऑल डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी टेकन बाय नॉट लेस देन 51%। सिर्फ ये आपको यहीं पे 51% सुनने को मिलेगा। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, तो जो वोट करना है वो 51% से ही वो डिसीजन आगे फाइनल होगा। सो यही बोला है और कुछ नहीं है इसमें खास। ये बोल रहा है कि जो भी डिसीजन लेने हैं अगर उस पर 51% फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्री हैं, सो वो डिसीजन 51% वोट के जरिए ही लिए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, किसी कंपनी ने पैसे तो लोन नहीं लिए हैं, गुड्स वगैरह ही है सारे। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड शैल कंप्राइज ऑफ सच पर्सन एट सच फंक्शन स्पेसिफाइड। आगे हम देखने वाले हैं वही कैसे। ये बोल रहा है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो फिर वहाँ पे बताया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर वगैरह कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बैठेंगे। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल हैव राइट टू रिक्वायर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अगर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उससे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो मांग सकते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे किसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को। हमारा सेक्शन 21 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथीएस्ट सेक्शन खत्म। ये बोला हुआ है कि कमिटी में सिर्फ ऑपरेशनल, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो कॉर्पोरेट डेटर जहाँ पे फाइनेंशियल डेप्ट नहीं है, सिर्फ सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो वहाँ पे जो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, मान लो अगर 50 ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं तो जो 18 जो जिनके ज़्यादा डेप्ट ड्यू हैं अगेंस्ट कंपनी, तो वो 18 उस टीम में होंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर में। एक वर्कमैन को प्रेजेंट करेगा, एक एम्प्लॉय को। वर्कर वगैरह के लिए जैसे 1 लाख वर्कर है, वर्कर भी क्या होते हैं, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर माने जाते हैं। उन्होंने कंपनी को सर्विस प्रोवाइड की, उनको कुछ मिला नहीं, तो वो भी आ जाते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर में। तो वर्कर के भी यहाँ पे एक बंदा होगा और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ने सर्विस दी है तो वो भी एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माने जाते हैं, तो उनके भी आप एक बंदा होगा। टोटल कितने 20 लोग होंगे। ओके, ये बोला। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर 20, 80 या 50 है और मान लो क्रेडिट ऑपरेशनल क्रेडिटर सिर्फ 16 है तो फिर वो 16 आ जाएंगे सारे के सारे। प्रोवाइड दैट इफ नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर लेस देन 18 द कमिटी शैल बी इंक्लूड ऑल सच क्रेडिटर। अगर 18 से कम है तो सारे आ जाएंगे, 18 से ज़्यादा है तो फिर टॉप वाले आएंगे, जिनका जितना ज़्यादा डेप्ट है वो वाले लोग ही आएंगे कमिटी में। फिर एक बंदा वर्कमैन के लिए और एक बंदा एम्प्लॉय के लिए और बाकी ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये बोला हुआ है इन केस ऑफ अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। मेंबर ऑफ कमिटी फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन। वोटिंग राइट कैसे मिलेगा, जिसका टोटल डेप्ट के अकॉर्डिंग। अब जो ये एम्प्लॉय का एक बंदा आ रहा है तो सारे एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, सारे वर्कर और सारे एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह इंक्लूड करके वो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, उसे इतना वोट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। टोटल डेप्ट 100 करोड़ का है, 100 CR, जिसमें से ऑपरेशनल क्रेडिटर का 50 करोड़ है, जो गुड्स वगैरह सप्लाई किए थे, और जो एम्प्लॉयज़ का है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह है वो मान लो 20 करोड़ है, और जो वर्कर की सैलरी वगैरह है वो 30 करोड़ है। ओके, सो जो वोटिंग शेयर मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा। 50% राइट किसे मिलेगा, ऑपरेशनल को। 20% राइट किसे मिलेगा, जो एम्प्लॉय के भी यहाँ पे, और 30 करोड़ पे जो वर्कर के भी यहाँ पे। ओके, यही बोला हुआ है वोटिंग के लिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, कमिटी फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन मेंबर शैल हैव सेम राइट वोट ऑब्लिगेशन कमिटी फाइन। ये बोला है कि सेम राइट है, ऑब्लिगेशन सब कुछ, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर को पावर्स वगैरह होती हैं, सेम पावर्स इनको है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वारम ऑफ मीटिंग। अब मीटिंग वैलिड कब मानी जाएगी, जब वहाँ पे 33 कितने
33% लोग पहुंचेंगे मीटिंग में तभी वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। वीडियो में मीटिंग में वीडियो ऑडियो के जरिए आ सकते हैं, अलाउ है, क्वारम में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कमेटी मॉडिफाई परसेंटेज, फ्यूचर के लिए परसेंटेज को मॉडिफाई भी कर सकती है फॉर क्वारम। नेक्स्ट बोला है कि अगर क्वारम नहीं आए तो फिर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे। मंडे को मीटिंग हुई थी 10 बजे 10 AM, तो अब क्या होगा, अगर क्वारम नहीं हो पाए तो ट्यूसडे को होगी 10 AM, और जो प्लेस था सेम, जहाँ पे मान लो SN सरोजनी नगर, तो वो SN में होगी, सरोजनी नगर वाले ऑफिस में ही होगी। ओके, ये बोला हुआ है बस, और कुछ नहीं। और फिर अगर ट्यूसडे को भी क्वारम नहीं हुआ तो जितने लोग आगे हैं वही क्वारम काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल क्वारम से रिलेटेड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बात कर रहा है फर्स्ट मीटिंग में, जैसे अब यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चलता है IRP। अब जैसे ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनी, मीटिंग किया, उसके बाद 7 दिन के अंदर जो मीटिंग कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनती है, 7 दिन के अंदर जो मीटिंग होती है उसमें डिसाइड हो जाता है कि IRP RP रहेगा या कोई और आएगा। तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ से मीटिंग के बाद अब डिसाइड होगा कि ये जो कंटिन्यू IRP कंटिन्यू करेगा या नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा, उसी के बारे में बात की है। देख लो एक बार क्या बोल रहा है, फर्स्ट मीटिंग में कमेटी ऑफ क्रेडिटर में जो 7 दिन के अंदर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनी है, 7 दिन के अंदर जो मीटिंग होती है उसमें डिसाइड होगा कि यही जो RP है वो बनेगा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर फर्स्ट मीटिंग में मेजॉरिटी वोट कितना 66% वोट करके इधर रिसॉल्व टू अपॉइंट IRP या फिर नया रेजोल्यूशन रिप्लेस करेंगे IRP को किसी अदर से, ये बोला हुआ है। तो 66% वोट डाला जाएगा इस मीटिंग में, 66 यहाँ पे जो मीटिंग हुई है इसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा, 66% वोट होगा इस पर कि हाँ यही IRP RP बना दो या नया RP ले आओ। ओके, आगे बढ़े। यस, सो वेयर द कमेटी ऑफ क्रेडिटर रिजॉल्व अंडर सबसेक्शन 2, क्या बोल रहा है ये, वेयर द कमेटी ऑफ क्रेडिटर रिजॉल्व अंडर सबसेक्शन 2 टू कंटिन्यू द IRP। अब अगर IRP को कंटिन्यू करवाना है तो उससे रिटर्न कंसेंट ले लो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई रेजोल्यूशन पास कर दिया, उससे पूछा भी नहीं, उसका मन है RP बनने का नहीं है, उसका कहीं उससे संभाल ही नहीं जा रहा हो, वो उसका मन नहीं कर रहा हो इस कंपनी में, और आपने अपॉइंट कर दिया कि नहीं आप वही करेगा, तो उसका रिटर्न कंसेंट जरूरी है। या रिप्लेस कर रहे हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो एप्लीकेशन फाइल करेंगे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, अपॉइंटमेंट फॉर प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और उसका रिटर्न कंसेंट। फिर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी चेक करती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को जो प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, फिर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करेंगे 66% और रिटर्न कंसेंट के साथ वो अपॉइंट हो जाएगा RP। नेक्स्ट बोला है कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अगर नेम प्रपोज नहीं किया तो शेल फॉरवर्ड द नेम टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू द बोर्ड कंफर्मेशन एंड शेल मेक। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो नेम प्रपोज किया है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने, वो नेम फॉरवर्ड किया जाएगा बोर्ड को, बोर्ड चेक करेगा कि हाँ पर्सन ठीक है, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं है, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया जाएगा बोर्ड द्वारा। ओके, वेयर द बोर्ड डज नॉट कंफर्म, अब बोर्ड ने जो नाम प्रपोज नेम ऑफ प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर कंफर्म नहीं किया इसका जो प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताया था, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट द इंटरिम रेजोल्यूशन टू कंटिन्यू द फंक्शन अंटिल द बोर्ड कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ। ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोला हो कि नेम देंगे कि वो पुराना IRP नहीं रहेगा, अब नया RP हम अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका नाम ये लो, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को पकड़ा दिया। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को ने NCLT वो नाम किसको फॉरवर्ड करेगी, बोर्ड को फॉरवर्ड करेगी, बोर्ड चेक करेगी यहाँ पर्सन ठीक है तो उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। अब अगर बोर्ड ने 10 दिन के अंदर कंफर्मेशन नहीं दिए तो जब तक के लिए कौन जो पुराना IRP है ना वही कंटिन्यू करेगा जब तक कि नया RP आ नहीं जाता, यही बोला हुआ है इस सब सेक्शन में। भी काफ़ी लेंथी सेक्शन है हमारा, सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, सो आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एलिजिबिलिटी की बात करें, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बन सकता है, तो उसके लिए बोला है कि एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर CIRP प्रोसेस इफ ही ऑल पार्टनर एंड डायरेक्टर ऑफ ये एंटिटी, जैसे ये इंडिविजुअल है, क्या होता है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं उनकी फॉर्म भी होती है, जैसे CA फॉर्म होती है, CMA फॉर्म, CS फॉर्म, वैसे ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की भी फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। तो अगर वो अपॉइंट होना चाहती है तो वहाँ पे जो डायरेक्टर पार्टनर है वो सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए तभी अपॉइंट हो सकते हैं, और इंडिविजुअल है तब भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि जो भी कंपनीज एक्ट में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो क्वालिफिकेशंस है वो पूरी करना चाहिए तभी वो यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट बोला कि रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का, और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ऑडिटर, एम्प्लॉय और पार्टनर प्रोपराइटर नहीं होना चाहिए ऑडिट फर्म का या फिर लीगल कंसल्टिंग फर्म का जिसकी 5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म।
मतलब उस फर्म की जो टर्नओवर मान लो 100 करोड़ है, किसकी, लॉ वाली लीगल फर्म की टर्नओवर 100 करोड़ है और 5 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन, 5 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अगर कंपनी के साथ करती है तो वो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते, यही बोला हुआ है। वेयर द कमिटी डिसाइड टू अपॉइंट द IRP as resolution professional or replace the IRP under section 22 or replace the resolution under section 27, obtain written consent of the proposal, वो बोला हुआ है रिटर्न कंसेंट लेगी फॉर्म AA में ऑफ द शेड्यूल जो भी रिप्लेस किया हुआ है या फिर जो IRP कंटिन्यू कर रहा है। रेसोल्यूशन प्रोफेशनल सेल मेक डिस्क्लोजर एट अ टाइम ऑफ, ये डिस्क्लोजर देगा जो भी जब अपॉइंट होने वाला होगा कि दैट आई एम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेसोल्यूशन प्रोफेशनल डायरेक्टर पार्टनर इंसॉल्वेंसी एंटिटी शैल नॉट कंटिन्यू एज ए रेसोल्यूशन प्रोफेशनल इन CIRP प्रोसेस इफ द insolvency professional entity or other partner director of such entities represent any of the stakeholder of the, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे और चार्ट से समझो, वहाँ से बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ये फॉर्म की एंटिटी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी की, इज लाइक अ CA फॉर्म। यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, एक यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर है A B, ठीक है। तो ये A कंपनी है, इसका पार्टनर है, ये इसका नाम मान लेते हैं D, ओके। ये रेसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होना चाहता है इस कंपनी में A का। अब इस A कंपनी का एक फाइनेंशियल क्रेडिटर ये पर्सन है जो यहाँ पे पार्टनर है इस फर्म में, ये पार्टनर है और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ओके। फाइनेंशियल क्रेडिटर को, A कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता, यही बोला हुआ है। बस सिंपल, चार्ट से बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ पढ़ने बैठो तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई नहीं। सो बाकी के सेक्शन इस से बचे हुए हैं जो हमारे सेक्शन 23 से 32, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। 30 मिनट्स का पार्ट अलग से एक और, मैं चाह रहा था 2 पार्ट में हो जाए पर ये लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो अप्रॉक्स 1 आवर 30 मिनट्स तो हो चुके हैं हमें। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे सेपरेट लेक्चर में बाकी के सेक्शन 23 से 32 करते हैं, ओके। सो अब तक जो किया है वो भी हम उसमें रिवाइज कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।